ओके। तो आप सभी का अपने बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो मछली का तालाब है। कल हमने तालाब बनाने के बारे में बात की थी, कैसा तालाब बनाना, कितना बड़ा बनाना, कितना गहरा बनाना, फिर क्या स्लोप्स रखने। वो तालाब बनने के बाद उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि कोई भी इनपुट, अगर दो फार्मर्स हैं, एक जैसा मछली का बच्चा पालते हैं, एक जैसा तालाब का साइज है, एक जैसा पानी है, लेकिन फिर भी उनकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन जो लेवल है दोनों का, उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। आपने भी कभी देखा होगा ना, अगर आपके पास में दूसरा फार्मर है, हो सकता है आपसे ज्यादा कर रहा हो या आपसे कम कर रहा हो। वो जो डिफरेंस है, वो एक तालाब से दूसरे तालाब में डिफरेंस का जो मेन कारण है, आपका जो तालाब है उसका आप प्रबंधन कैसे करते हो, कितनी अच्छी तरह से प्रबंधन करते हो आप। तो उस पर निर्भर करता है कि उसका पैदावार जो होगी कितनी होगी, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों उसी कैसी होगी। तो उसके लिए आपका तालाब का प्रबंधन की एक मेजर फैक्टर है जो आपका प्रभावित करता है। तो जब हम तालाब के प्रबंधन की जब बात करते हैं मछली पालन के लिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे को क्या चाहिए। जैसे कि अभी हम 2 दिन से बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे को थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, बेसिक ज्ञान चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, आपके पास डिग्री करके आपको कोई जरूरी नहीं कि डिग्री करोगे, बीएफएससी करोगे, एमएफसी करोगे, फिर पॉन्ड कल्चर करोगे, कर सकते हो, ऐसा नहीं। पर उसके लिए उतनी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं होती। आपको बेसिक ज्ञान चाहिए। बेसिक ज्ञान के अलावा आपके पास अगर ये 4 चीजें हैं, तालाब है, खाद है, बीज है और भोजन है, तो आप मछली पालन का एक सफल उत्पादन का जो एक्टिविटी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं आप। तो अब हम इन फैक्टर्स को एक बाई एक, वन बाई वन देखेंगे कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो तालाब के बारे में हमने बात की थी। तालाब बेसिकली होता क्या है? कोई भी भूभाग जो चारों तरफ से घिरा हुआ है बांध के साथ, मजबूत बांध के साथ, तो वो पानी को रोक के रखता है। और पानी कितना होना चाहिए मछली पालने के लिए? कम से कम जो उसका पानी तालाब में रहना चाहिए आपका 5 से 6 महीने तक। आपके तालाब में पानी 5 से 6 महीने तक पानी रुकना चाहिए। फिर उसके बाद उसकी जो गहराई, मैंने कल बहुत डिटेल में आपको बताया था कि पानी की गहराई कितनी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। तो वो थी 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर पानी की गहराई होनी चाहिए। फिर उसके पानी का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, वो मैंने कहा था 0.5 से लेके आप 2 हेक्टेयर तक का जो तालाब होता है उसका जो प्रबंधन है वो ज्यादा अच्छा होता है, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल भी रहता है। लेकिन 0.25 से कम किसी भी हालत में आपका तालाब नहीं होना चाहिए। हम कह सकते 2500 स्क्वायर मीटर से कम तालाब आपका नहीं होना चाहिए। अगर उससे छोटा तालाब है आपका, तो उस तालाब में कभी भी कतला, रोहू, मृगल का पालन आपको लाभदायक नहीं रहेगा। आपको अगर उससे छोटा तालाब है, आपको मजबूरी है या जमीन कम है या तालाब बन नहीं सकता, कोई भी कारण है, अगर इससे छोटा आपका तालाब बन रहा है, तो आपको क्या करना है, कतला, रोहू, मृगल का आपको पालन नहीं करना। उसके अलावा अपने पास बहुत सारी जाति की मछली है, पंगास है, तिलापिया है, अपनी देसी मागुर है, सिंगी है, तो बहुत सारी मछली है, कवई है। तो आप और मछलियां ले सकते हो, लेकिन कतला, रोहू, मृगल को आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये तीनों मछली, कतला, रोहू, मृगल और या तीन, हम अगर बाहर वाली मछली की बात करें, रोहू के अलावा इसके ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प, 3 मछली, और 3 हमारे हिंदुस्तान की 6 मछली, इनका ओरिजिन है नदी से। और इसे 6 में से केवल एक कॉमन कार्प ऐसी है जिसको आप छोटे तालाब में पाल सकते हैं। बाकी 5 मछली को आप 10.25 हेक्टेयर के तालाब में नहीं पाल सकते। तो ये आपको ध्यान रखना। अब जहां तक पानी के ड्यूरेशन की बात है, पानी कितने दिन तालाब में होना चाहिए, तो अगर आपको टेबल साइज की मछली करनी है, बाजार में खाने वाली मछली पैदा करके बेचनी है, तो उसमें किसी भी हालत में आपको 5 से 6 महीने तक पानी रहना चाहिए। अगर इससे कम पानी रहता है, तो आपकी मछली जो बाजार में बेचने वाला साइज बोलते हैं, हम स्टैंडर्ड साइज बोलते हैं, रोहू और मृगल का साइज आधे किलो से कम नहीं होना चाहिए और कतला का 1 किलो से कम नहीं होना चाहिए। अगर बाजार में हम स्टैंडर्ड साइज की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड साइज रोहू और मृगल के लिए आधा किलो 500 ग्राम और कतला के लिए 1 किलो। कतला का आपका आधे किलो का है, वो अच्छा नहीं है बाजार में बेचने के लिए, क्योंकि उसका ड्रेसिंग परसेंटेज आधा किलो में बहुत कम होता है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना कि आपको 1 किलो का कतला और वो मृगल आपको 500 ग्राम की करनी, तो वो 5 से कम महीने में या 6 में से कम महीने में नहीं होगा। अगर आपके पास मजबूरी है, तो आप ऐसे तालाब जिसमें 3 महीने पानी रुकता है या 4 महीने रुकता है या 2 महीने रुकता है, तो उस तालाब को आप केवल फिंगरलिंग उत्पादन के लिए काम करें या सीड बैंक के लिए काम में करें, उसको खाने वाली मछली के लिए नहीं। फिर कुछ तालाब ऐसे होते हैं कि सीजनल होते हैं, बिल्कुल आपका बरसात हुआ, 1 महीना पानी रहा, 15 दिन रहा, 20 दिन रहा, तो ऐसे तालाबों को नर्सरी तालाब के तौर पे काम में ले सकते हैं आप। नर्सरी तालाब का मतलब जिसमें अंडे में से जो हैचलिंग निकलता है और 3 दिन का जब वो बच्चा होता है उसको जब हम पालते हैं और वो 25 mm का या मतलब 1 इंच के आसपास हो जाता है,
उसको पालते हैं हम नर्सरी तालाब में। और ऐसे तालाबों में जो नर्सरी का काम होता है वो 15 दिन से लेके 20 दिन के आसपास का काम होता है, इसलिए उस तालाब को छोटे ड्यूरेशन वालों को आप ले सकते हो। ठीक है, तो अब आती है बीज की बात। ओके, जब बीज, हम किसको बोलते हैं बीज? बीज का मतलब आप जानते हो, जो फसल उगाते हैं तो आप मक्का का या गेहूं का या धान का दाना डालते हो, उसको बीज बोलते हो। ऐसे मछली के तालाब में आप जो डालते हो उसको बीज बोलते हैं। अब हमारे पास, किसी के पास तो हैचलिंग होता है, किसी के पास स्पॉन होता है, किसी के पास फ्राई होता है, किसी के पास फिंगरलिंग होता है, किसी के पास ईयरलिंग्स होता है। अब हम बीज किसको कहें? बीज किसको कहेंगे? तो बीज हम उसको कहेंगे जो भी साइज का हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो 1 ग्राम को हो, चाहे 1 मिलीग्राम को हो, चाहे 100 ग्राम को हो। जिस मछली को तालाब में बड़ा करने के लिए डालते हैं, खाने वाली साइज पैदा करने के लिए डालते हैं, वो हमारे लिए बीज का काम करता है, बीज कहते हैं हम उसको। अब यहाँ बीज में हमने 2 पैरामीटर लिखे, एक तो बीज शुद्ध होना चाहिए और दूसरा स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ का तो आपको मालूम है कि स्वस्थ का मतलब उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ना फंगस की बीमारी, ना बैक्टीरिया की बीमारी, ना वायरस की, ना पैरासिट, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो स्वस्थ का मतलब होती है। पर ये शुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध का मतलब ये है कि आपको जिस जाति का बच्चा चाहिए, आपको कतला चाहिए तो कतला, रोहू चाहिए तो रोहू, मृगल चाहिए तो मृगल, मिक्स चाहिए तो जिस रेशो में चाहिए वो, उसको हम शुद्ध बच्चा बोलते हैं। तो ये उसका मतलब ये होता है। अब हम ज्यादातर जो पालते हैं, आपका जो कोई भी तालाब है, आपने भी कभी देखा होगा गाँव में, अगर आपके पास तालाब है या आपके पास नहीं है तो आपके आसपास में कोई तालाब है, आपने तालाब में देखा होगा कि आपका तालाब हरा नजर आता है। हरा नजर आने का मतलब उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पौधे हैं, कांजी है, एक तो वो हो गया। फिर आपने तालाब में देखा होगा छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जिसको आंख से दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते। अब 2 तरह की चीजें होगी। अब ये दोनों चीजें मरेंगी, जब मर के कहाँ जाएंगी? पानी की तली में ही बैठेंगी, सड़ जाएगी। अब आपके तालाब में 3 चीजें हो गई हैं, नीचे गला सड़ा मटेरियल हो गया, कांजी हो गया, छोटे छोटे पौधे हो गए और कीड़े हो गए। 3 चीजें हैं। अब इस संसार में जितनी भी मछली मिलती हैं, कोई भी मछली की बात कर लो, आप कैटफिश करो या आप कार्प करो या कोई भी बात करो, सभी मछली जब वो पैदा होती हैं, जब वो अंडे से बच्चा निकलता है बाहर और वो 3 दिन का हो जाता है तकरीबन, जब उसका मुंह पहली बार खुलता है तो वो केवल कीड़ा खाता है, कोई भी दूसरी चीज नहीं खाता, केवल वो कीड़ा खाएगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, हम बोलते हैं फिंगरलिंग बोलते हैं, जैसी फिंगरलिंग स्टेज आती है तो उनकी अपनी जाति के अनुसार, जो उनका वर्ग है, जो जाति है, उसके अनुसार उनकी खाने की आदत बन जाती है। कुछ मछली छोटे छोटे पौधे खाती हैं, कुछ कांदी खाती हैं, कुछ कीड़े खाती हैं, कुछ नीचे जो गला सड़ा मटेरियल है उसको खाती हैं। अब आपके तालाब में अगर आप केवल कीड़े खाने वाली मछली डाल दोगे तो उसमें कांजी और जो नीचे बड़े सड़े जानवर हैं, जीव हैं, उनका क्या होगा? बढ़ जाएंगे। अब तालाब में कोई भी चीज जब एक सीमा से बाहर होती है, सीमा से ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं पोल्यूशन, प्रदूषण। और प्रदूषण का मतलब वो आपको तालाब में पानी गंदा करेगी, गंदा करने के बाद आपकी मछली को नुकसान करेगी, बीमारी करेगी। इसलिए आपको प्राकृतिक वातावरण उसका, जो भी जलीय पर्यावरण है मछली का, उसको शुद्ध बनाए रखना है, उसको स्वच्छ बनाए रखना मछली के लिए। तो वहां पे जो भी स्वच्छ जब भी बनेगा जब उसमें बैलेंस होगा, जितने आपके तरफ वहां भोजन है, वेस्ट है, सबको खाने वाली, सफाई करने वाली, सब तरफ मछली डालेंगे। अब हमारे पास सिर्फ 3 मछली हैं, कतला, रोहू, मृगल। इनको बोलते हैं हमारी गंगा की मछली बोलते हैं, या भारतीय सबर मछली बोलते हैं, या इंडियन मेजर कार्प बोलते हैं, तो कई नामों से जानते हैं इनको। तो इसको, ये तीनों गंगा की मछली है। कतला भी गंगा से, अभी कहाँ कहाँ चली गई, विदेशों में भी चली गई, उसकी बात छोड़ दो, लेकिन इसका ओरिजिन जो हुआ, उत्पत्ति जो है वो गंगा नदी की उत्पत्ति मानते हैं कि ये गंगा की मछली है, हिंदुस्तान की है और गंगा की मछली है, ये कतला, रोहू और मृगल। अब ये तीनों जो मछली हैं, इनकी एक खासियत है, सब एक जैसी नहीं बढ़ती, इनकी बढ़वार में अंतर है दोनों की, सब तीनों की अलग अलग इनकी ग्रोथ होती है, अलग अलग इनका स्वाद है, सब कुछ। लेकिन उसके साथ साथ इनको पानी में रहने की जगह भी अलग अलग है और भोजन भी अलग अलग है। कतला है पानी के ऊपरी हिस्से में रहती है ज्यादातर, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती है। रोहू ज्यादातर पानी के बीच वाले हिस्से पे रहती है, और ये रोहू आपकी खाती है कांजी, जो हरे रंग का पानी होता है उसको फिल्टर करके ये खाती है। यह बहुत नाजुक जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, उसको भी खा लेती है। अब ये मृगल है, जो भी पौधे और कीड़े मरते हैं ये उसको खाती है। इसलिए अगर आप तालाब में जब मछली का बच्चा डालते हो तो ये आपको तीनों मछली चाहिए, अगर आपको ज्यादा फायदा लेना। अगर आप एक जाति की मछली डालोगे तो आपको नुकसान ज्यादा होगा। आपका पैदावार करने के लिए आपकी प्रोडक्शन बराबर हो सकती है,
4 टन आप तीनों डाल के निकालते हो, तीनों डाल के 4 टन आप एक मछली डाल के भी डाल सकते हो, लेकिन उसके उत्पादन में जो खर्चा होने वाला है वो ज्यादा होगा जब आप एक जाति डालोगे खाली। वो क्यों? क्योंकि एक जाति केवल कीड़े खाती है, और कीड़े जब बच्चा डालोगे वो कीड़े 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में सब खत्म कर देगी। उसके बाद कीड़ा पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे की संख्या ज्यादा है, उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो आपको बाहर से ज्यादा भोजन देना पड़ेगा, ज्यादा भोजन दोगे तो आपको महंगा पड़ेगा। और दूसरा, उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी भी उसकी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आपकी प्राकृतिक भोजन से होती है। इसलिए आपको मछली का एक रेशो में डालना होता है, ज्यादातर रेशो अलग अलग बनाए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से, कि कितना कतला डालना, कितना रूम डालना, कितना मृगल डालना, डालना तीनों ही आपको, लेकिन उसकी अलग अलग गणने करते हैं सब लोग, अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग एरिया की, और डलेंगी तीनों, कम ज्यादा मात्रा हो सकती है। इसके अलावा 3 मछली अपने पास हो रहे हैं, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प। अब ये 3 मछली हमारे देश की नहीं है, ये इनका ओरिजिन तीनों मछली का चीन से है, लेकिन हिंदुस्तान में इनकी एंट्री चीन से नहीं है, कोई श्रीलंका से आई, कोई इंडोनेशिया आई, कोई थाईलैंड से आई। तो अलग अलग गेट से एंट्री की यहाँ पे, और गेट से एंट्री करने का मतलब ऐसा नहीं कि जो बांग्लादेश से आपकी थाई मागुर आ जाती है वैसे नहीं आई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बाहर से लेके आई है, इसको परमिट किया गया। उसके कुछ मोटे मोटे कारण थे कि क्यों लाए हम। अब तीनों मछली की हाथ भी ऐसे ही जैसे हमारी बड़ी मछली की है, ऐसे ही है। तो इसलिए अपना अगर जलीय पर्यावरण कोई विशेष उसमें कोई कंडीशन है, तो ये तीनों मछली की भी रिकमेंडेशन करते हैं हम लोग कि कतला, रोहू, मृगल के साथ इसको भी डालो, इसको भी डालो और इसको भी डालो। अब इसमें जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक कॉमन कार्प मछली का एग्जांपल लेते हैं हम, ये चीन की मछली है। इसको कॉमन कार्प को आप अमेरिकन रोहू भी बोलते हो, इसको गोल्डन कार्प भी बोलते हो, चाइनीज कार्प भी बोलते हो, गोल्डन कार्प भी, बहुत सारे नामों से जानते हैं इसको, कॉमन कार्प को। और ये कॉमन कार्प ओमनीवोर्स है। ओमनीवोर्स का मतलब सर्वभक्षी, कुछ भी इसको मिलता है उसी को खाती है, ज्यादातर तली में जो रहती है या तली में जो गले सड़े मटेरियल है वो सबको खा जाती है। अब जहां पे तालाब में बहुत ज्यादा गंदा पानी होता है, कोई सिटी है, सिटी से सीवेज आता है या इंडस्ट्री वेस्ट आता है, तो वो वहां पे बहुत ज्यादा गंदा पानी रहता है वहां पे, तो ऐसे गंदे तालाबों में इसको डालते हैं। इसकी जो बढ़ने की दर है बहुत ज्यादा है। अगर आपकी मृगल डाल रहे हो तो मृगल 1 साल में 1 किलो की भी मुश्किल से होती है, लेकिन कॉमन कार्प अगर आपको उसको जितना खाना चाहिए, इसको वोरेशियस फीडर बोलते हैं। वोरेशियस फीडर का मतलब आपकी कतला, रोहू, मृगल को आपने खाना खिलाया, 5 मिनट में 10 मिनट में पेट भर गया, उसके बाद वो खाना खाना बंद कर देती है, खाना नहीं खाएगी। पर ये कॉमन कार्प ऐसी मछली है, इसको वोरेशियस फीडर बोलते हैं, कि अगर इसको आपने खाना सुबह से शाम तक खिलाते रहोगे ये खाती रहेगी, कभी रुकने का नाम ही लेती है। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा नीचे से गादा खाएगी, सफाई करेगी, इस मछली को लेते हैं। और इसकी जो बढ़वार है, अगर इसको पूरा खाना मिलेगा, एक दिन में इसकी रिपोर्टेड ग्रोथ है 11 ग्राम तक। एक दिन में 11 ग्राम बढ़ने का मतलब महीने भर में ये 250-300 ग्राम तक का ये भार ले लेती है। एक साल में 4-5 किलो तो भी पहुंच जाती है अगर खाना पूरा मिल जाए। तो इस वजह से इस मछली का प्रेफरेंस करते हैं कि इसको भी आप डाल सकते हो तालाब में। फिर आती है एक सिल्वर कार्प। आपने कुछ तालाब देखे होंगे कि कभी सर्दी दिनों में या गर्मी के दिनों में, बरसात में नॉर्मली नहीं होता, उसके ऊपर मोटी मोटी कांजी की परत जम जाती है, या बहुत ज्यादा हरा पानी होता है। बस आज मछली डाली, खाद डाला, देखा कि वहां पे पूरा पानी हरा हरा। तो ऐसे पानी नुकसान करते हैं। हरा पानी मछली के लिए दिन में अच्छा है, दिन में ऑक्सीजन बनाएगा, लेकिन रात में वो जितनी ऑक्सीजन बनाएगा उतना उल्टा लेता भी है। तो जितनी फायदा करता है उतना नुकसान भी करता है। तो उसको बहुत ज्यादा अगर कांजी है तो मछली के लिए नुकसानदायक है, उसके गिलों को भी चोक कर सकती है, उसके लिए ऑक्सीजन डिफिशिएंसी भी कर सकती है, बहुत सारी बीमारियां आती है। तो सिल्वर कार्प बहुत ज्यादा उस कांजी को खाती है, इसलिए कंट्रोल में इसको रखती है। तो ऐसे तालाबों में इसको डालते हैं। फिर एक ग्रास कार्प है, आपने भी देखा होगा, बहुत सारी बड़ी दिक्कत है, तालाबों में बहुत घास होता है। जिस तालाब में ग्रास कार्प नहीं उसमें घास ही भर जाता है, तो वो वहां पे जाल चलाना, अगर आप कोई भी ऑपरेशन करोगे तो इजीली नहीं होगा। कोई खाद डालोगे वो भी पूरा घास खा लेगा। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए इस ग्रास कार्प मछली की रिकमेंडेशन की जाती है कि आप अपने तालाब में ग्रास कार्प को डालें। अब ग्रास कार्प को क्यों डालें? ग्रास कार्प जैसे इसका नाम से ही विदित है कि ग्रास मतलब घास, ये मछली घास खाती है। और आप दिमाग में थोड़ा सा सोच भी नहीं सकते कि कितना घास खा सकती है 1 किलो की मछली। आपको बहुत सरप्राइज होगा, अगर आपके पास 50 किलो की गाय है तो वो कभी भी 50 किलो घास नहीं खा सकती। वो 50 किलो के 25 किलो भी घास नहीं खाएगी, अपने भार के बराबर नहीं खाएगी कभी, या तभी नहीं खाएगी। ये मछली ऐसी है कि अपने भार का लगभग डबल
अगर वो 1 किलो की है तो 1750 ग्राम घास उसको पर डे चाहिए। उसका ऑप्टिमम जो लेवल है उसका घास खाने का 1750 ग्राम, 2 किलो घास चाहिए 1 किलो की मछली के लिए। तो ऐसी अगर मछली को डाल दोगे तो आपको पूरे तालाब को सफाई कर देगी। अब सफाई करने के साथ साथ इस मछली का दूसरा फायदा क्या है, ये मछली तालाब में अगर घास नहीं है उसके बाद भी आप 100-200 पीस डाल दो, उसका फायदा क्या होता है, ये मछली बहुत अग्रेसिव है, सुबह से शाम तक तालाब में भाग रही है, इधर से उधर भागती रहती है। अब जब खुद भागेगी तो दूसरी कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प उनको भी भगाएगी। जब मछली में जितनी ज्यादा एक्टिविटी होगी, जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होगी, हमारे में भी अगर हम फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हो ज्यादा तंदुरुस्त रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं, अपनी सेहत ज्यादा बढ़िया आती है, ग्रोथ ज्यादा होती है बॉडी मास की। तो ऐसे ये मछली उनको भगा भगा के ग्रोथ को भी प्रमोट करती है, तो ग्रोथ में हेल्प करती है। दूसरा, अगर आपके अंदर बहुत, वहां तालाब में बहुत सारा घास है, उसको ये खाएगी, खाके, खाने का मतलब ये खा लिया और फिर अपने पेट में रख ले सब कुछ, तो अल्टीमेटली जैसे गाय गोबर करती है तो ये भी वहां वेस्ट करके निकालेगी उसका, फिर वो पार्सली डिकम्पोज जो घास की तरह निकालेगी, वो सारा आपके तालाब में खाद का काम करेगी, जो खाद आपकी कॉमन कार्प के लिए और दूसरी मछलियों के लिए उसके जो प्राकृतिक भोजन है उसको पैदावार में सहायता करता है। तो इसलिए इस मछली की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे इन मछलियों को अलग अलग रेसों में जैसा तालाब का वातावरण है उसे दिन अगर आप डालेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलता है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि आपको मछली हमेशा ही कॉम्बिनेशन में डालनी, कभी भी एक जाति का पालन नहीं करना है। केवल कुछ मछलियां ऐसी हैं जिनको एक जाति का पालन करते हैं, तिलापिया हुआ या पंगास हुआ, उसका कर सकते हो, मागुर का कर सकते हो, पर ऐसी मछली का, कार्प का खासकर कभी भी आपको अकेली का पालन नहीं करना है। फिर आता है खाद, दूसरी जरूरत है हमारी खाद की। फसल में जो भी आप खाद लेते हो, आप फसल में गोबर भी डालते हो, यूरिया भी डालते हो, सुपरफास भी डालते हो, पोटाश भी डालते हो, ऐसे ही आपको मछली के तालाब में भी तीनों चीजों को डालना है। तीनों चीजों के, वहां तो हम पौधे की बढ़वार करने के लिए डालते हैं, यहाँ भी हम पौधे की बढ़वार ही करनी है, क्योंकि प्राकृतिक भोजन का आपको मालूम होगा कि जो पैदावार का जो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले आपके कांजी पैदा होती है, छोटी छोटी कांजी पैदा होती है, कांजी को खा के जू प्लैंक्टन पैदा होता है जो मछली का भोजन होता है। तो पूरा चेन बनाने के लिए तो आपको वहां पे भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब आपके गोबर हुआ, मुर्गे की बीट हुई, किसी जानवर की, दूसरे की वेस्ट मटेरियल हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, यूरिया है, जैसे इनऑर्गेनिक में यूरिया हुआ, सुपर फॉस्फेट हुआ, पोटाशियम बोलते हैं। तो ये सारे खाद आपको अलग अलग मात्रा में तालाब में डालने होते हैं, अगर ये डालोगे आपकी पैदावार ज्यादा होगी। ऐसा नहीं कि आप खाद नहीं डालोगे मछली पैदा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। आप खाद की बूंद ही मत डालो, आपकी मछली पैदा हो जाएगी वो सारी, लेकिन आपकी निर्भर करेगा, फिर आपकी सारी की सारी आपको बाहर से खाना, उसको सप्लीमेंट्री फूड देना पड़ेगा। और आपको सबको मालूम होगा जब मछली खाते हैं, जो मछली प्राकृतिक जलाशयों से आती है या नदियों से आती है उसका स्वाद अलग होता है, और जो मछली केवल भोजन से पैदा करते हैं, भोजन आर्टिफिशियल डाइट पे पैदा करते हैं, उसका स्वाद अलग होता है। इसी तालाब में अगर ये खाद डालोगे, प्राकृतिक भोजन होगा, तो उसका जो टेस्ट है, उसकी जो क्वालिटी है, न्यूट्रिशन है, वो ज्यादा अच्छी रहती है। तो आपको तालाबों में ये डालना चाहिए। एक तो प्रोडक्शन का कॉस्ट भी कम आती है, और उसकी मछली का जो ग्रोथ है ज्यादा आती है, हेल्दी रहती है, उसका टेस्ट भी बेटर आता है। फिर उसके बाद भोजन, भोजन की हमने कल भी थोड़ी सी चर्चा करी थी, डॉक्टर सर्वेंद्र ने भी बात की होगी। तो मछली को भोजन चाहिए, भोजन कितना चाहिए, वो जैसी उसकी अवस्था है, फ्राई लेवल पे आपको अलग चाहिए, फिंगरलिंग पे अलग चाहिए, और आपकी जब बड़ी हो जाती है उसको अलग चाहिए। जब बड़ी हो जाती है उसको तकरीबन हम 2 से 3% बोलते हैं। अगर वो 1 किलो की मछली है, या आपके तालाब में पूरे में 100 किलो मछली है, तो उसमें आपको 2 से 3 किलो भोजन डालना है प्रतिदिन, ठीक है। पर जब मछली छोटी होती है उस टाइम पे उसको भोजन अपने भार का 10% तक चाहिए। जब आपकी फ्राई है वो तकरीबन और 20% चाहिए। तो भोजन की जो मात्रा है छोटे बच्चे को ज्यादा मिलती है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसका कम होता चला जाता है। तो इसका हमेशा ध्यान रखना। तो आपको भोजन उसका उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंगली कम करते हैं, कम होता चला जाता है। अब भोजन आप फैक्ट्री से ले सकते हो, लेकिन फैक्ट्री का भोजन मैंने कल ही कहा था बहुत डिटेल में आपको कि बहुत कॉस्टली होता है। जब भी आप लेते हो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है आपकी तकरीबन तकरीबन 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो एक मछली किलो। अगर आपने एक साल में 1 किलो की मछली पैदा की है केवल आर्टिफिशियल भोजन पे, फैक्ट्री का बना हुआ, तो उसमें आपकी केवल फीड के कंपोनेंट पे 60 रुपए खर्चा आता है, केवल फीड, बाकी खर्चे अलग कर दो। पर अगर आप भोजन अपने फार्म पे, अपने जिसको फार्म मेड फीड बोलते हैं, वो करेंगे तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए।
अब कहाँ 25 रुपए और कहाँ आपके 60 रुपए, बहुत बड़ा डिफरेंस आता है ये भी। अगर आपके तालाब में टारगेट है आपका प्रोडक्शन का कितना, 4 टन का, तो 4 टन पैदा करने के लिए आपको तकरीबन तकरीबन अगर गोबर और आप मैन्यूरिंग कर रहे हो और फर्टिलाइजेशन भी कर रहे हो तो उसके इसमें आपको 4 टन भोजन भी चाहिए। अगर आप इसमें मैन्यूरिंग नहीं करते, फर्टिलाइजेशन नहीं करते, तो आपको 6 टन फीड चाहिए। तो हम मानते हैं कि 4 टन ही चाहिए। अगर 4 टन में आपकी कॉस्ट, हम कहते हैं कि 30 रुपए भी अगर आप बचा लेते हो तो आपको, अब मोटा मोटा अंदाजा खुद ही लगा लो कि आपको 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट 1 हेक्टर पे यही हो जाता है। तो वो स्मार्ट फार्मर उसको भी बोलते हैं जो प्रोडक्शन एक कम खर्चा करके ज्यादा प्रॉफिट कमाए, उसी को ही स्मार्ट हो सकता है। तो उसके लिए आपको भोजन को अपना बनाना चाहिए। उसमें क्या लगा सकते, मक्का, मक्का को आप 25 से 30% तक मक्का डाल सकते हो। फिर ऐसे ही आपका जो राइस ब्रान है उसको आप 40% तक ले सकते हो। केक जो आपका मक्का का आटा है वो 25-30% है, या आप पीट का जो फ्लोर आटा है वो भी 10 ग्राम तक बाइंडिंग के लिए डाल सकते हो। आप केक है जो केक भी आप 40 से 50% तक ला सकते हैं। वो अलग अलग मात्राएं अलग अलग चलती हैं। केवल आपको लास्ट में यही करना कि आपका जो फूड डाइट है, आपकी जो मछली की डिमांड है, हर मछली की डिमांड अलग अलग होती है कि उसको कितने प्रोटीन का भोजन चाहिए। तो आप एक मिक्सचर बना के उस हिसाब से डाइट का फिक्स, आपको आपको मालूम मक्का में कितनी प्रोटीन है, मालूम है गेहूं में कितनी प्रोटीन है, चावल की भूसी में कितने परसेंट प्रोटीन है, सरसों में कितनी है, मूंगफली के लिए कितने, सबको मिलाएंगे, सबको देख लेंगे कितना कितना मिलाएंगे उतना परसेंट आप प्रोटीन बना सकते हो। थोड़ा सा ज्ञान चाहिए उसके लिए, तो इसको आप बनाएंगे तो आपको फायदा ज्यादा रहेगा। ये थी आपकी जरूरतें। अगर आपको मछली पालन शुरू करना, ये 4 चीजें आपके पास चाहिए। 4 चीजों के अलावा थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। तो 5 टोटल चीजें जब आपके पास है तो आप मछली पालन के बारे में सोचते हैं। जब मछली पालन का आप पूरा तालाब बना लिया, सारे आपको जो साधन चाहिए, आपको चारों साधन आपके पास हो गए हैं, तो फिर चाहिए आपको मैनेजमेंट के बारे में सोचना। अब जब मैनेजमेंट की बात आती है तो मैनेजमेंट, पूरे तालाब का जब हम मैनेजमेंट करते हैं उसको 3 भागों में बांटते हैं मैनेजमेंट को। एक, सबसे पहले जब आपको बच्चा तालाब में छोड़ना है उससे पहले कुछ मैनेजमेंट करना होता है। ऐसा नहीं कि सारा काम बच्चा डालो और उसके बाद सारे काम करेंगे, पहले सबसे पहले पानी भरा बच्चा डाल दें उसके बाद सारे काम करेंगे, नहीं। उसमें कभी भी आपने देखा ना, खेत में कुछ मक्का उगाई है, गेहूं उगाई, आप बीज डालने से पहले आप हल चलाते हो, उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हो, फिर उसके अंदर कोई अगर झाड़ी झंकार होगा हटाते हो, सारे काम करते हैं। ऐसे ही यहाँ मछली का तालाब भी खेती है, ये भी एक तरह की खेती ही है। तो यहाँ पे भी आपको मछली का बच्चा डालने से पहले बहुत सारे काम करने हैं। ऐसे ही जब मछली का बच्चा डालेगा उसके भी बहुत सारे काम करने हैं, सावधानियां रखनी, कुछ प्रबंधन करना। अगर नहीं करोगे तो सारा बच्चा जो डालोगे मर जाएगा। फिर बच्चा डालने के बाद भी आपको कुछ काम करने होंगे। तो ये तीनों सेक्शन में आपको इसको बांटना है। अब हम इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं कि बच्चा छोड़ने से पहले क्या क्या प्रबंध करना है। बच्चा डालने से पूर्व का जो प्रबंधन है उसमें सबसे पहला जो आपका एक्टिविटी सबसे पहला काम है, तालाब की मरम्मत करनी है। आपने पूरे साल अगर उसको तालाब को यूज किया हो, कहीं से टूट सकता है, फूट सकता है, किनारा टूट सकता है, तो उसको मजबूत उसे बांध करने तैयार करना है, उसकी सफाई करनी है। अगर उसके अंदर कोई भी कचरा वगैरह उसका हटाना। फिर उसमें जितने भी जलीय वनस्पति है, पेड़ पौधे हो गए, पानी के अंदर उगे बहुत सारे जलीय पौधे हो गए, उनको हटाना। कहीं से अगर उसमें जंगली मछली है, बक्सर मछली, जंगली का मतलब जो मछली आपके किसी काम की है, या बक्सर मछली है जो आपकी मछलियों को खा सकती है, तो उन मछलियों को आपको हटाना है। उसे हटाने के क्या क्या तरीके हैं और उसको कैसे हटाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। फिर जलीय कीट, जलीय कीट, या जब आप अभी से पहले वाले लेक्चर में कोई फार्मर क्वेश्चन कर रहा था बहुत सारे, मेंढक के बच्चे को कैसे हटाएंगे। मेंढक के बच्चे जैसे नुकसान करते हैं, कीड़े भी ऐसे नुकसान करते हैं आपको, वो भी हटाने हैं। मेंढक के बच्चे भी हटाने हैं, लेकिन ये कीड़े भी हटाने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चूना और खाद का प्रयोग, ये सारे स्टेप है, इसी सीक्वेंस में आपको करना है। इसमें ऐसा नहीं कि सबसे पहले चूना डाल दिया और खाद डाल दिया उसके बाद दूसरी एक्टिविटी करेंगे, नहीं। 1 बाय 1 एक्टिविटी को लेना है, स्टेप वाइज लेंगे तो आपका जब भी प्रबंधन आपका परफेक्ट माना जाएगा। तो तालाब की मरम्मत और सफाई की जो हम बात करते हैं, तालाब अगर बांध कहीं से टूटता है तो सबसे पहले उसके आपको, अब मैंने कहा था ना कल भी, अगर आपके तालाब में हवाएं चलती हैं, अगर मिट्टी कमजोर है तो तालाब का बांध कट जाता है। अब कटे बांध का रिपेयर करने का तरीका तो यही है, सबसे अच्छा मौका तो यही है, टाइम यही है। जब एक फसल खत्म करके आप दूसरी फसल लेंगे उस टाइम पे उसकी बांध की टूट फूट की रिपेयर करनी है सबसे पहले। दूसरा, तालाब के पास में बड़े पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। पेड़ पौधे क्यों नहीं होने चाहिए, क्या नुकसान है। हम तो हमेशा बोलते हैं खेती करें, पेड़ पौधे लगाएं, बहुत सारा वातावरण को साफ रखें, लेकिन मछली के तालाब के पास कह रहे हैं हम पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, काट के डाल दो।
तो यहाँ पे कारण क्या है कि मछली के तालाब में जो भी प्राकृतिक उसकी पैदावार होने वाली, प्रोडक्शन होने वाली है, वो निर्भर करती है लाइट पे। जब तालाब के पास में आप बहुत बड़े बड़े पौधे लगा देंगे और लाइट नहीं जाएगी, जैसे इस तालाब में आपको देख अंधेरा हो रहा है, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण जो प्राकृतिक भोजन नहीं बनेगा। चलो भोजन नहीं बना, आप बाहर से खिला दोगे, इसमें ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा। तो ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा तो आपको तालाब में वो दिक्कत आएगी, दुनिया भर की उसमें मोर्टेलिटी हो सकती है और की बीमारियां भी आ सकती है। तो आपके तालाब के आसपास पहली बात तो बड़े पौधे लगाने नहीं, नीम का, शीशम का, बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं, वो नहीं लगाने हैं। सपोज आपने लगा भी दिए तो वो काट छाट करके ऐसा कर देना कि आपके तालाब में उसकी छाया नहीं आए। तो अगर आपको आपको पौधे लगाने का शौक ही है और आपके डैम की जो साइज है वो अच्छा है, 10 फीट का, 15 फीट का है, तो उसको वेस्ट क्यों किया जाए। तो वहां पे मैं मोटे मोटे 5 या 6 पौधों के नाम बता रहा हूँ, आपको लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? पपीता सबसे अच्छा है। पपीता 1 साल 2 साल चलता है, कोई छाया नहीं करता, कोई नुकसान नहीं करता, पपीता आप लगा सकते हो। दूसरा आप लगा सकते हो सेंजुना, का नाम सुना आपने, सेंजुना को लगा सकते हो, वो भी नुकसान नहीं करता। दूसरा एक पॉपुलर का प्लांट आता है, उसको लगा सकते हो, कोई नुकसान नहीं करता। ड्वार्फ वैरायटी नींबू की लगा सकते हो, ड्वार्फ वैरायटी गुआवा की लगा सकते हो, ड्वार्फ वैरायटी मैंगो की लगा सकते हो। जो छोटे छोटे प्लांट है 10 फीट 15 फीट की जिसकी हाइट होती है, उसको आराम से आप तालाब के किनारे पे लगा सकते हैं। आउटर वाले पार्ट पे लगाना नहीं, नीचे वाले पानी। अब बांध आपका अगर 10 फीट चौड़ा है तो उसके 10 फीट बाहरली तरफ पे ही लगाना है। उसको लगाएंगे तो बहुत ज्यादा छाया नहीं आएगी, किनारे किनारे पे आएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। तो आप ऐसे पौधे किनारों पे लगा सकते हो, पपीता, छोटा आम, नींबू, सैजना, तो पौधे लगाए, बड़े पौधे नहीं कि आपने बांस लगा दिया, आपने शीशम लगा दिया, आपने पीपल लगा दिया, नीम लगा दिया। ऐसे वृक्ष नहीं लगाने, छोटे पौधे आप लगा सकते हो। और अगर पुराना लगा हुआ है आप उसको काटो मत, उसको काट के छाट के ऐसा कर दो कि आपकी ज्यादा छाया नहीं आए। और तालाब में ऐसे अगर घास वगैरह भी आपको निकालना, ये स्टेप आपका सबसे पहला है। दूसरा जो स्टेप है, आपके तालाब में जो जलीय पौधे हैं, बाहर वाले पौधे तो हटा दिए, अब जलीय पौधे बहुत ज्यादा जब होते हैं, जलीय पौधों का सबसे बड़ा नुकसान है, एक तो वो आपके तालाब में जब बहुत ज्यादा जलीय पौधे होंगे, वो क्या करेंगे, जो भी आप बाहर से खाद डालेंगे, आपने यूरिया डाला या सुपर फॉस्फेट डाला या पोटास डाला, आपको मालूम है ये पौधे सबसे पहले लेते हैं। और जैसे ही नाइट्रोजन फास्फोरस ये लेंगे, इनकी वृद्धि और हो जाएगी। अब बहुत ज्यादा वृद्धि जब पौधों की होती है तो उससे आपके तालाब में जो प्लैंकटन होते हैं, प्लैंकटन जिसको बोलते हैं, प्लैंकटन दो तरह का प्लैंकटन है, एक तो प्लांट ओरिजिन का होता है, एक एनिमल होता है, जिसको पादप प्लवक भी बोलते हैं और एक को जंतु प्लवक बोलते हैं। तो दोनों की सीरीज ब्रेक हो जाती है और एक पैदा होती है। वो पैदा नहीं होगी तो मछली का काम क्या, मछली इस घास को नहीं खाती, ज्यादातर केवल एक मछली को छोड़ दे बाकी वो नहीं खाती। तो ऐसे घास को एक तो नुकसान ये होता है। दूसरा, जब आप के तालाब में बहुत ज्यादा खरपतवार है, बहुत ज्यादा वीड्स हैं, तो वहां पे मेंढक, सांप, दूसरे कीड़े, उनको शेल्टर मिल जाता है। फिर अगला दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, तीसरा नुकसान है, जब आपके तालाब में बहुत ज्यादा वीड्स हैं, जब 1 साल के बाद मछली पैदा की आपने, जाल डालोगे, जाल एक तरफ से खींचना शुरू करोगे, 10-20 लोग लगा के दूसरी तरफ निकालेंगे, मछली की जगह क्या मिलेगा आपको, एक रस्सा बन के मिलेगा। ठीक है, मछली का पूरा घूम के पूरा रस्सा बन के आएगा और जाल बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि जाल नीचे घास पे चल नहीं पाता, तो मछली आप पकड़ नहीं सकते। चौथा नुकसान है कि जब आप मछली के तालाब, आपका पूरा बॉटम, पूरा आपका तालाब घास से चौक हो गया, तो मछली को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, सुस्त होकर एक जगह बैठ जाएगी, ऐसे बैठी रहेगी तो उसको बढ़वार भी नहीं होगी, पैदावार उसकी कम होगी, ग्रोथ नहीं होगी। तो ये नुकसान है। अब जलीय जो पौधे हैं उनको निकाले कैसे। अब यहाँ पे 3 मोटे मोटे 4 तरह के होते हैं वैसे तो, 4 में से 3 नुकसान करते हैं और एक नुकसान नहीं करता। नुकसान कौन सा नहीं करता, जो किनारों के पास पास उगते हैं, जिसको मार्जिनल एक्वेटिक वीड बोलते हैं, जो किनारों पे उगते हैं पानी के, वो ज्यादा नुकसान नहीं करते। बेले जैसे आती है ना शकरकंद टाइप की, तो वो ज्यादा नुकसान नहीं करती। अब पानी के अंदर जो है, एक तो तैरने वाले होते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, उनकी जड़ें पानी के अंदर तैरती रहती है, बॉटम में नहीं होती, तैरने वाले पौधे होते हैं। दूसरे ऐसे पौधे होते हैं कि उनकी जड़ें मिट्टी में होती हैं और पानी के अंदर डूबे रहते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उनकी जड़ें पानी में, नीचे मिट्टी में डूबी होती हैं और आके अपने पानी के ऊपर तैरते हैं। अलग अलग पौधे हैं, तो अलग अलग तरीके से आप इसको रोक सकते हैं। जैसे ऊपर तैरने वाले पौधे हैं, उसको जाल लगा के हाथ से आपको निकालना सबसे अच्छा रहता है। अब जो दूसरे नीचे पानी में है, तो उनको आप अगर कम मात्रा में है तो आप उसको हाथ से निकाल सकते हैं, या
दांती से काट के निकाल सकते हैं। पर अगर बहुत ज्यादा है उसके लिए आप कोई खरपतवार नाशी जो आते हैं, जो आप खेत में भी यूज करते हैं, 2,4-D यूज करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो भी इतने बड़े चौड़ी पत्ती वाले पौधे होते हैं उनको मारने का काम आती है। 2,4-D आराम से मिलती है। लेकिन इसकी जो उपयोग की जो दर है, जो यूज करना है, 10 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम खरपतवार करनी। अब इसको कौन नापेगा तालाब में बैठ के कितने ग्राम घास है, तो वो थोड़ी दिक्कत आती है, ये आपको अंदाजा लगाना होता है इसमें। इसके अलावा दूसरा घास है पैराक्वेट, अपना वीडीसाइड, ये है, इसको बोलते हैं पैराक्वेट। ये पैराक्वेट का 50 किलो अगर आप 1 हेक्टेयर में डाल दोगे तो आपके जितने भी आपके वीड्स हैं वो सारे के सारे कंट्रोल हो जाएंगे। पर केमिकल, हमेशा कहते हैं कोई भी केमिकल अगर हम डालते हैं वो वातावरण के लिए, चाहे जलीय वातावरण हो, चाहे आपका दूसरा वातावरण है, स्थलीय वातावरण जिसको बोलते हैं, सब कोई नुकसान करते हैं। तो जहां तक संभव हो सके, मजबूरी नहीं हो तो करना पड़ेगा, मजबूरी आएगी तो करना पड़ेगा, जहां तक संभव हो सके किसी भी केमिकल का यूज नहीं करना चाहिए। तो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता हमारे पास है हमारी ग्रास कार्प मछली। मैंने कहा था ना, एक ग्रास कार्प अगर आप लेंगे, वो ग्रास कार्प एक दिन में मोटा मोटा 1 किलो की 2.25 किलो घास खा लेगी। उससे बेटर क्या हो सकता है आपका, तो आप उसको डालें। या जो पानी की तली में या मिट्टी में नीचे पौधे होते हैं, उनको आपकी कॉमन कार्प भी खोद खोद के निकाल सकती है। अगर कम घास है और तली में जड़ वाला है, तो कॉमन कार्प भी कुछ डाल दें, वो कम घास को कंट्रोल कर सकती है। अगर ज्यादा है तो ग्रास कार्प डाल दे, नहीं तो तली में कॉमन कार्प खोदती रहती है, जड़ों को खोद देगी तो उनको बाहर अपरूट कर देगी, तो उनको भी नियंत्रण, उनकी वृद्धि को कम से कम अगर 100% कंट्रोल नहीं करेगी, जहां है वहां तो रोक देगी, उनको नए पौधे पैदा नहीं होने देगी, उनको वो जड़ों को खोद खोद के नियंत्रित रखेगी। तो ये हो सकता है आपके पास एक तरीका कि आप इसको ये डाल दें। तो यहाँ पे ये तरीके मैंने सब बता लिए, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत है, आपने ये पौधा आपने देखा होगा, इसको आप क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, इसको मैं तो इसको एरा बोलता हूँ, एरा बोलते हैं, या अंग्रेजी में इसको टाइफा बोलते हैं हम। ये पौधा चटाई वगैरह बनाने के लिए भी काम में लेते हैं इसको। तो ये जो पौधा है, इसको कोई मछली नहीं खाएगी, इसको कोई मछली इसकी जड़ को खोद के बाहर नहीं करेगी, इसमें कोई केमिकल काम नहीं करेगा। आप इसको खोद के बाहर भी नहीं निकाल सकते। अगर आप तालाब खोद के 1 फीट मिट्टी निकाल के बाहर डाल दी, फिर दोबारा पैदा हो जाता है। इसकी जड़ें नीचे मिट्टी में गहराई तक जाती हैं, और आपने पूरा काट दिया, सब कुछ कर दिया, आग लगा दी, सुखा के तालाब को, फिर दोबारा नीचे से पैदा हो जाता है। तो इस तालाब, किसी भी तालाब में इसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, और सबसे खतरनाक ये वीड होता है। तो इसका एक सिंपल तरीका है, आप इसको एक दिन में खत्म नहीं कर सकते, आपको 1 साल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 1 साल में इसको परमानेंटली आप इसका इलाज कर सकते हैं, और बहुत सस्ता इलाज होता है। क्या करना है, जब पानी में जैसे उगेगा ये, इसकी जड़ें मिट्टी में होती हैं, पानी से बाहर निकल के आ जाता है। जहां से पानी से बाहर निकला है वहां से इसकी कटिंग कर दो, काट के उसको फेंक दो। जैसे ही काटोगे 4-5 दिन के बाद इसके बाद दोबारा पत्ती आएगी। वो पत्ती बहुत नाजुक होती है, बहुत कोमल होती है, हाथ से रगड़ोगे वो टूटना शुरू होती है। जैसे कोमल पत्ती आके आपके आधे फीट के 1 फीट के आसपास होती है, तो उसके ऊपर से अमोनियम सल्फेट का, अमोनियम सल्फेट एक केमिकल होता है, वो बाजार में मिल जाता है आराम से, केमिकल बना गया, उसका 5% घोल बनाए और यहाँ पे स्प्रे कर दे इसको। ठीक है, वो अमोनियम सल्फेट का 5% का घोल धीरे धीरे करके इसकी रूट में चला जाएगा। हो गया। फिर थोड़े दिन के बाद, 1 महीने के बाद, इसकी जो पत्ती है फिर हार्ड हो जाएगी, फिर सख्त हो जाएगी, फिर इसको काट दें। 1-1.5-2 महीने के बाद फिर उसको दोबारा साल में 4 बार आप इसको रिपीट करेंगे, वो केमिकल इसके धीरे धीरे नीचे जाके जड़ों में, उसकी जड़ को ही गला देगा। तो जड़ गल गई, मतलब पूरा पूरा पौधा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसका तरीका सबसे अच्छा कंट्रोल करने का तरीका, इसके अलावा बाकी आप कोई भी तरीका नहीं कि आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। ये कुछ वीड्स हैं, आपने सुनोगे, ये इसको बोलते हैं हम जलकुंभी, मैंने अंग्रेजी में आपके जलकुंभी बोलते हैं, इसको पिस्टिया बोलते हैं। ये आपका लेमना माइनर, बहुत छोटी छोटी पत्ती का, बिल्कुल छोटे छोटे 3-3 पत्ती के होते हैं, ये लेमना माइनर। ये जो पौधे हैं, ये दोनों पौधे अगर आपके कहीं तालाब में पिस्टिया है या लेमना माइनर है, ये बहुत अच्छे पौधे हैं। इनको इकट्ठा कर लें, इकट्ठा करके जो आपका मक्का, चावल की भूसी, गेहूं का आटा या मक्का का आटा, सरसों की खली, उसके साथ मिक्स करके मछली को खिलाएं। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत ही अच्छा भोजन का काम करते हैं। आपका एजोला, आपका लेमना माइनर, आपका पिस्टिया, आपको मछली के भोजन में इसको मिला के खिला सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये वाला जो पौधा है, इसको बोलते हैं हम जलकुंभी। आपने देखोगे ना पीछे बैंगनी कलर के फूल आते हैं, बहुत सुंदर वाले फूल आते हैं। ये पौधा पानी में
पूरे पानी को कवर कर लेता है। ये विदेशी पौधा है और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। किसी भी केमिकल से कोई मछली भी नहीं खाती तैरने वाला ऊपर। तो इसको आप, एक ही तरीका है कि जिस तालाब में ये आपको नजर आ रहा है उसका मतलब एक मोटा मोटा है कि ये तालाब में प्रदूषण नहीं कर रहा है। ये आपको ये बता रहा है कि आपके तालाब में बहुत ज्यादा गंदगी है, आपके तालाब की बॉटम पूरी सड़ रही है, उसमें यूट्रोफिकेशन हो गया, उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, इसलिए ये आ गया। आपके तालाब को आप चूना डाल के, खाद बंद करके, उसमें सफाई करके देखोगे, थोड़े दिन के बाद अपना मरना शुरू कर देता है, जैसे इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। ये तो बल्कि अगर आपके तालाब बहुत गंदा होता है, बहुत ज्यादा काला है, बदबू करता है, इसको एक कोने में बांस लगा के, तालाब के कोने में बांस की फेंसिंग कर दे और इस जलकुंभी को डाल दें, ये आपके पानी को साफ करने का काम करता है। ये आप मछली को फायदा कर सकता है, पर एक नियंत्रित कोने में डालना पड़ेगा। सारे तालाब में जाएगा तो नुकसान करेगा, धूप जाना बंद कर देगा, तो इसलिए एक कोने में डाल दें तो आपके आपके तालाब की पूरी सफाई करके रख सकता है। फिर आता है भक्षक मछलियां। आपके तालाब में बहुत सारी मछलियां जंगली हैं। आपका बाहर से कभी बाढ़ आई, बाढ़ के साथ पानी बाहर का घुस गया, उसके साथ बहुत छोटी छोटी मछलियां 1 इंच 2 इंच की भी निकलेंगी, ऐसी कैटफिश भी निकलेगी, बागोर भी निकलेगी, लाची भी निकलेगी, इसका नहीं तो दूसरी मछली को आपको खा लेगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसी मछली आपके तालाब में नहीं होनी चाहिए। बच्चा डालने से पहले, जब आप अपने तालाब में अगली फसल के लिए बच्चा डालते हैं, उससे पहले आपको सबको नियंत्रित करना है। तो नियंत्रित करने का तरीका एक तो क्या, बार बार जाल चलाएं, जिसको आप चट्टी वाला जाल बोलते हैं, नीले कपड़े का बनता है प्लास्टिक के धागे का, बिल्कुल बारीक होल वाला, उसको बार बार चलाएं। लेकिन आपको मालूम है कि जो आपका ये कबरा वगैरह आती है, ये नीचे गड्ढे में घुस जाती है, मालूम घास में घुस जाती है, नीचे गड्ढे में घुस जाती है, उनको निकालना बहुत मुश्किल है, फिर भी ज्यादातर निकल जाती है, तो वो ही निकल पाएंगी। तो उसके अलावा दूसरा इलाज है आपके पास कि जहर डाल सकते हो। जहर, ब्लीचिंग पाउडर, जो है सुबह डॉक्टर ने भी साथ कहा था, ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा सा महंगा आता है, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा महंगा आता है। और जब ब्लीचिंग पाउडर डालते हो तो उसकी साथ अगर आप यूरिया डाल दें, आप 300 किलो की जगह, 300 किलो 1 हेक्टेयर में ब्लीचिंग पाउडर डालने की जगह आप उसमें तकरीबन तकरीबन 150 किलो आप ब्लीचिंग पाउडर और 50 किलो यूरिया दोनों को मिला के अगर तालाब में एक साथ डाल देंगे तो उसकी रिएक्शन फास्ट करेगी, वो उसको जल्दी मार देगा ब्लीचिंग पाउडर को। नहीं तो वो आपको, अगर ब्लीचिंग पाउडर ज्यादा डालोगे तो बहुत महंगा पड़ता है, और महंगा पड़ता है। दूसरा नुकसान है कि वो बड़ा काम हो गया, आपको महंगा पड़ गया। इसके अलावा दूसरा तरीका आपके पास महुआ की खली। महुआ आपके झारखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, ये जो वो जो एरिया बेल्ट है पूरी, उसमें महुआ का एक पेड़ होता है, उसकी जो बीज है उसमें से तेल निकालने के बाद जो बचता है तो बोलते हैं महुआ की खली। उस खली से आप मछली के तालाब में आप उसको डालेंगे, तो कितना डालेंगे उसमें बोल रहे हैं 25 ppm बोलेंगे, 25 मिलीग्राम प्रति लीटर बोलते हैं, या 2500 250 सॉरी 250 मिलीग्राम प्रति लीटर डालेंगे, या 2500 किलो अगर आप 1 हेक्टेयर में डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, मछली में इसमें एक जहर होता है महुआ में, सैपोनिन जिसको बोलते हैं, वो सैपोनिन मछली के लिए जहर का काम करता है। तो इसे डालने से सारी की सारी मछली आपकी मर जाएगी, जो भी उसमें जंगली मछली है, जो भी भक्षक मछली है, सब मर जाएंगी। इवन कि अगर आप भी कतला रोहू भी कहीं से आई वो भी मर जाए, कोई भी मछली है सब मरेंगे। अब ये मछली तो मर गई इससे भी। अब महुआ को मैं क्यों कहूँ, महुआ क्यों डालू, मैं तो ब्लीचिंग पाउडर डालूंगा या दूसरा जहर डालूंगा, उससे ज्यादा रहेगा नहीं। इस महुआ डालने का सबसे ज्यादा फायदा ये है, जो भी मछली मरेगी उस मछली को आप बाजार में बेच सकते हो, आप उसको खा भी सकते हो, क्योंकि जो मात्रा आपने यहाँ जहर की दी वो हमारे लिए जहर का काम नहीं करता, वो हमारे लिए सेफ है। तो इस मछली को हम खा सकते हैं, बाजार में बेच भी सकते हैं। एक तो फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा ये हुआ कि यहाँ पे जब 200-2500 किलो हमने महुआ डाला है, तो आपके तालाब में जब आगे मैं जाके बताऊंगा आपको कि एक तालाब में 10 टन गोबर डालना है आपको, इतना यूरिया डालना है, इतना सुपर डालना, वो डालने की जरूरत नहीं है, उसका पैसा बच गया आपको। तो ये उसका पैसा बचने के साथ साथ ये पॉन्ड में वो सैनिटाइज भी करता है, पॉन्ड को बहुत अच्छा साफ करता है, आपके कीड़े दूसरे जर्म से उनको खत्म कर देता है। तो ये तालाब को बहुत ज्यादा फायदा करता है, इसलिए हमेशा इसको डालना चाहिए, इससे आपको फायदा होता है। तो इस तालाब में आपको महुआ यूज करें, जब भी आपको अगर ऐसी कोई दिक्कत आए तो महुआ को यूज करें, तो आपको 3 फायदे कर देता है।
ये कुछ मछली है जो हम बात करते हैं ना, प्रीडेटरी मछली, जिसको बक्संग मछली बोलते हैं या वीड फिश बोलते हैं। तो बक्संग में जैसे आपने चना ना, चना की कई वैरायटी आती है जिसको आप गुल्ला भी बोलते हैं। ये मूंछों वाली मछली ओमपैक है या पालगीवट्टू है, ये क्लेरियस मागुर है, आपकी सिंगी है। ये जो सारी मछलियां मूंछों वाली, ये सारी सारी आपकी मछली को बच्चा जो डालते हैं उसको खा जाती है। और ये जो मछलियां हैं ये छोटी छोटी रहती है, पूंटी से, जो पूंटी बोलते हैं, ये चाल बोलते हैं, ऑक्सीडेस्ट चाल है, या ये मोला है, या आपकी ये जितनी भी मछलियां छोटी छोटी है, रासबुरा वगैरह, ये आपकी मछली को, ये वाली मछलियां आपकी मछली को खा के नुकसान करती हैं। लेकिन ये तीन मछली है और तीन मछली आपकी मछली के बच्चे को तो नहीं खाएंगी, लेकिन उसके साथ भोजन का भी बंटवारा करेंगी, ऑक्सीजन का भी बंटवारा करेंगी, और रहने की जगह का बंटवारा करेंगी। तो सब चीजें बांटेंगे, और लेकिन बदले में हमारे को कुछ भी नहीं देंगी। तो 1 इंच की है तो 1 इंच की, 1.5 इंच की रहती है, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो इसलिए आपको तालाब में से इनको हटाना होता है। इनको हटाने के लिए आपको वो अभी के यूज कर सकते हो। फिर अगला आता है कीड़े। सुबह की बात चल रही इसके बारे में। पानी में जब कीड़े हैं तो कीड़े आपको कब मारने हैं, अब एक ध्यान रखें। किसान जो मछली पालने के लिए जो बच्चा डालते हैं वो अलग अलग अवस्था में डालते हैं। कोई तो स्पॉन डालता है, जिसको आप हैचलिंग के जस्ट 3 दिन का होता है, उसको जीरा भी बोलते हैं, स्पॉन बोलते हैं, वो डाल देते हैं। कुछ लोग अर्ली फ्राई डाल देते हैं, कोई फ्राई डाल देते हैं, कोई एडवांस फ्राई, कोई फिंगरलिंग। अब अलग अलग अवस्था में डालते हैं। तो अब आप किस अवस्था में डाल रहे हैं तो उस पर निर्भर करता है कि आपको इन कीड़ों को मारना या नहीं मारना। एक हमेशा ध्यान रखना, जब 25 मिलीग्राम से लेकर 30 मिलीग्राम, सॉरी mm, 25 से 30 का, या 1 इंच से जब ऊपर बच्चा डालते हैं, आपको मोटा मोटा एक हंसते, जब 1 इंच से बड़ा बच्चा डालते हैं तो आपको इन कीड़ों को मारने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। पर जब आपके बच्चे का साइज 1 इंच से छोटा है, ठीक है, उस टाइम पे सब कीड़ों को आपको मारना जरूरी है। अब यहाँ पे टोटल 6 कीड़े हैं। ये इसको नोटोनेक्टा बोलते हैं, आपको बोटमैन भी बोलते हैं, बैक स्विमर भी बोलते हैं। ये छोटे छोटे होता है, काला काला हंस पानी में तैरता रहता है ऊपर। ये रानेट्रा है, पानी में आपको बिल्कुल अनाथ नजर है। ये आपकी बीटल्स हैं, ये सेवेस्टर लार्वे है, ये ड्रैगन फ्लाई, ये 6 के 6 कीड़े हैं। कीड़े बहुत होते हैं पानी में, ऐसा नहीं कि 6 कीड़े ही होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को नुकसान करने वाले ये 6 कीड़े हैं। सबसे ज्यादा ये 6 कीड़े, इसका ये बिच्छू है, कोमल भाषा बोलते हैं। ये वाला तितली है, जो तितली उड़ती है ना आपकी, बहुत सुंदर वाली, ये उसका इनिशियल स्टेज है, लार्वा है। पानी में वो बच्चा अंडा देती है, अंडे से बच्चा निकलता है, वहां रहता है, उसके बाद पंख आते हैं तो उठ के चला जाता है। तो ये 6 के 6 कीड़े ही आपको नुकसान करते हैं बहुत ज्यादा। अब इसमें से 6 में से ये वाला कीड़ा 1 नंबर, 2 नंबर आपका, 6 नंबर का, ये पानी में ऊपर रहते आते हैं। इनको सांस लेना है तो ये जैसे पानी, हम हवा में सांस लेते हैं, इनको भी सांस लेने के लिए हवा चाहिए। ये पानी में सांस नहीं ले सकते। ये तीनों के तीन हर 5 मिनट में पानी के ऊपर आते हैं और सांस लेते हैं, भाग जाते हैं। ये वाला बीटल, ये वाला और ये वाला, तीनों के तीनों पानी के अंदर सांस ले सकते हैं, जैसे आपकी मछली पानी के अंदर सांस लेती है, तीनों ऐसे ले सकते हैं। अब ये कीड़े सारे नुकसान करते हैं। अब ये वाला जो कीड़ा है, अगर इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये 1 घंटे में तकरीबन तकरीबन 7 स्पॉन खा सकता है मछली के आपके, और उसके बाद आराम नहीं करता। ये 7 खा लिया तो पेट भर गया, अब नहीं कुछ करना है। उसके बाद क्या करेगा, किसी की पूंछ काट देगा, किसी की पंख काट देगा, किसी की गर्दन काट देगा। तो काटने का मतलब उसकी बॉडी को एक्सपोज करो, बच्चा बीमार होगा और बच के मर जाएगा। तो ये इसलिए पानी में सब बच्चों को बचाने के लिए इन कीड़ों को मारना है। अगर आपने नर्सरी तालाब में या जिस तालाब में आपने बहुत तेजी से छोटा बच्चा डाला, अगर इन कीड़ों को नहीं मारा तो आपका ये नुकसान है, 80% से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। 80% से ज्यादा नुकसान आपके डाले बच्चे को ये कर सकते हैं, इतने खतरनाक होते हैं। तो इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? कंट्रोल करने का जो मोटा मोटा तरीका, जाल चलाएं, जाल चला के बार बार आप इसकी संख्या कम कर सकते हैं, लेकिन 100% कंट्रोल नहीं। दूसरा रास्ता, आपको इसको सॉप ऑयल इमल्सन जो बोलते हैं, सबसे पुरानी जो तरीका है, जब पहले किसी विधि को नहीं जानते थे, आज से 50 साल पहले जब से यूज करें सॉप ऑयल इमल्सन। सॉप ऑयल इमल्सन का मतलब ये होता है कि तेल और उसमें कुछ साबुन, दोनों को मिला के जब डालते हैं पानी के ऊपर, वो पानी के ऊपर एक पतली सी परत बन जाती है, बिल्कुल पतली सी परत बन जाती है। अब उस परत का क्या काम होगा? तेल की परत का क्या होगा? मैंने कहा था ये वाला कीड़ा, ये वाला कीड़ा, ये वाला कीड़ा हवा में आके सांस लेता है। सांस कहाँ से लेता है? जब इसको सांस लेना होता है, ये वाले हिस्से को पानी से बाहर निकालता है और यहाँ से हवा लेता है। ये वाला यहाँ से लेता है, ये वाला यहाँ से लेता है।
जब ये जैसे ही शीशे को बाहर निकालेगा, ऊपर तेल की परत है और तेल की परत यहाँ लग जाएगी। यहाँ तेल की परत लगी तो इसका मतलब यहाँ से रास्ते का ब्लॉक कर दिया, जहाँ से हवा इसके शरीर में जानी है। तो हवा नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इस संसार में कोई भी जीव बिना ऑक्सीजन के रह सकता है क्या? तो ये भी तीनों के तीन ऐसे मर जाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि इनका तेल का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि पानी के अंदर सांस ले लेते हैं। अब इनको सबको मारने के लिए चाहिए आपको इंसेक्टिसाइड, पर इंसेक्टिसाइड आप जब डालते हो वो पानी में जहर का काम करते हैं, बहुत दिनों तक आपको वो नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या करें हम? तो इसका एक जो तरीका है आज जो सबसे अच्छा है, दो केमिकल बाजार में आते हैं। एक का नाम आपने सुना ब्यूटॉक्स। ब्यूटॉक्स और उसके वैज्ञानिक तौर पर अगर हम बोलते हैं, केमिकल नाम बोलते हैं उसको, बोलते हैं डेल्टामेथ्रिन। डेल्टामेथ्रिन या ब्यूटॉक्स, या दूसरा साइपरमेथ्रिन हाइसिस। साइपरमेथ्रिन के नाम से आती है, हाइसिस साइपरमेथ्रिन हाइसिस। साइपरमेथ्रिन दो है, एक सिंपल साइपरमेथ्रिन है, एक साइपरमेथ्रिन हाइसिस है। तो हाइसिस पानी में डाल सकते हो, और जो सिंपल वाली है साइपरमेथ्रिन उसको नहीं डाल सकते। तो ये दो केमिकल को आप पानी में यूज कर सकते हो कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब ये केमिकल है क्या? ये केमिकल बेसिकली सिंथेटिक पैराथ्राइड है। और पैराथ्राइड आपने सुना होगा, जो फूल होते हैं फूलों में से निकलता है पैराथ्राइड, बहुत कम मात्रा में, और वो जहर का काम करता है, बहुत कम मात्रा में होता है। उसी नेचर का लेबोरेटरी में बनाए गए सिंथेटिक, वो इसलिए बोले लेबोरेटरी में बनाए गए, वो भी वैसी नेचर है कि वो भी जहर का काम करता है। जब हम उस सिंथेटिक पैराथ्राइड का तालाब में डालते हैं ब्यूटॉक्स को, जिस ब्यूटॉक्स को क्या है आपको डालोगे तालाब में, वो 6 घंटे के अंदर इन सब कीड़ों को 100% मार देगा। चाहे तो हवा में सांस लेने वाला हो, नीचे डूबे वाला, कैसा भी हो, कोई भी कीड़ा होगा सबको मार देगा। 6 घंटे का टाइम मैक्सिमम रहता है उसका रिएक्शन करने का, और 6 घंटे के बाद उसका कोई भी नामो निशान आपके तालाब में नहीं रहेगा। इस संसार की किसी भी लेबोरेटरी में बोल देना, अगले दिन उसको पानी का सैंपल लेके कि इसमें कौन सा जहर डाला, कोई नहीं बता सकता कौन सा जहर डाला, क्योंकि वो सिंथेटिक पैराथ्राइड है, वो ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी नेचर में डिग्रेड होकर खत्म हो जाता है। तो वो ऐसे यूज करते हैं। अब इसको क्यों डालें? हम तो तेल भी डालते या कोई ऐसा दूसरी चीज डालते, दूसरा केमिकल डालते। अब यहाँ पे तेल डालने से आपको खर्चा है, मोटा मोटा आपको 56 लीटर तेल डालना पड़ता है सरसों का, या 75 लीटर डीजल का डालना पड़ता है, तेल डालना पड़ता है। 18 किलो आपको देसी साबुन डालनी पड़ती है। दोनों की कॉस्ट लगाओ 7 से 8 हजार रुपये पड़ती है। 7 से 8 हजार रुपये खर्च करके केवल 3 कीड़े मार सकते हो आप। लेकिन जब आप साइपरमेथ्रिन हाइसिस या ब्यूटॉक्स यूज करते हैं, तो उस केस में आपके सारे कीड़े मर जाते हैं। और एक तालाब में आपको डालनी होती है 500 मिलीग्राम, और 500 मिलीग्राम की जो कीमत है बाजार में वो है 450 रुपये। कहाँ तो आपको 8 हजार रुपये खर्च करने, कहाँ 450 रुपये करने, और सारे कीड़े आपके मर जाएंगे। इसलिए ब्यूटॉक्स को या साइपरमेथ्रिन हाइसिस को यूज करना ज्यादा फायदेमंद है। दूसरा चूना और खाद का प्रयोग करना। कल जैसे मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि चूना तालाब में क्यों यूज करते हैं, चूने का यूज करते हैं मोटा मोटे तौर पे। तो सर ब्यूटॉक्स का सर मात्रा कितना देंगे? मान लीजिए कि 600 स्क्वायर फीट का अगर हमारा तालाब है, 600 स्क्वायर फीट में 6,000 सॉरी 6,000 स्क्वायर फीट का पानी एरिया है, तो उसमें कितना डाला जाए? 300 ml। जी जी ठीक है जी। ओके। और दूसरा, हाँ 6,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, 6 फीट पानी है, तो 300 ml। नहीं नहीं, अगर 6,000 स्क्वायर फीट पर 3 फीट पानी है, जी 3 फीट पानी में आपका 300 ml डलेगा। अगर आपका पानी 4.5 फीट हो गया तो उसका 450 हो जाएगा। अगर आपका 6 फीट हो गया तो 600 हो जाएगा। मात्रा जी बढ़ती जी जाएगी पानी की गहराई के साथ साथ। जी जी। तो उसके बाद आता है चूना और खाद का प्रयोग। चूना मैंने कल बात की थी कि चूना क्यों डालते हैं। पानी की जो गुणवत्ता है, या पीएच मान की बात करें हम, पानी का पीएच मान हमारे को मछली की अच्छी वृद्धि के लिए हमेशा पानी हमारा थोड़ा सा एल्कलाइन होना चाहिए, थोड़ा सा क्षारीय रहना चाहिए। पीएच मान ज्यादातर जो मोटा मोटा हम करते हैं 6.5 से लेके 8.5 तक पानी की पीएच का मान रेंज रहनी चाहिए। इससे कम भी नुकसानदायक है, इससे ज्यादा भी नुकसानदायक है। ठीक है, जब कम होता है तो हमारे को चूना डालना है। ठीक है, चूने पीएच का मान कितना है उतना चूना डालेगा। कितना अगर ज्यादा है तो उसमें आप फिटकरी डालेंगे। तो वो मात्रा पे निर्भर करता है, आप कहीं पानी टेस्ट कराओगे या खुद करोगे, उसको जांच करके डाल सकते हो। तो पर आपका पीएच का मान
बिल्कुल ठीक है, जितना चाहिए मछली पालने के लिए। उसके बाद भी कहते हैं कि हम जब मछली का तालाब है, मछली पालते हैं, उसमें आपको उसके बाद भी चूना डालना है। तो चूना क्यों डालना है? चूना इसलिए डालना है कि आपके तालाब में चूना क्या करता है, ये बफरिंग का काम करता है। बफरिंग का क्या काम होता है कि आपके तालाब में दो माध्यम है, एक तो मिट्टी है और एक पानी है। मिट्टी और पानी का वही संबंध है जो हमारा और बैंक का है। ठीक है, हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हम बैंक में जमा करा देते हैं, हमारे पास कम पड़ता है तो हम बैंक से ले लेते हैं। यहाँ पे पानी एक मानव को मान लेते हैं रिप्रेजेंट करता है, और मिट्टी जो है बैंक का काम करती है। ये इनका दोनों का आपस में आदान प्रदान चलता रहता है। जब मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है पानी में, तो मिट्टी उसको सोख लेगी। जब पानी में कम होगा तो मिट्टी उसको रिलीज कर देगी। और ये जो लेना और देने का जो काम है, इसकी जो प्रक्रिया है वो चूना ज्यादा तेज कर देता है। ठीक है, पर अगर ये लेन देन नहीं हो, मिट्टी में और पानी में लेन देन नहीं होगा, और पानी में जब इनका दोनों की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो पानी में प्रदूषण हो जाएगा। प्रदूषण होगा तो मछली को बीमारी होगी, मरेगी। इसलिए आपको तालाब में कम से कम उसका पीएच मान अगर नॉर्मल भी है, उसके बाद भी आपको 200 से लेकर 250 ग्राम चूना 7 दिन पहले डालना ही डालना है तालाब में। कुछ भी हो, आपके पीएच मान भूल जाओ, पीएच मान क्या है उसको भूल जाओ बिल्कुल ही, तो आपको इतना चूना तो डालना ही डालना है। फिर उसके बाद डालना गोबर। पूरे साल में आपको अपने तालाब में 5 टन गोबर डालना है, सॉरी 10 टन गोबर डालना है। पूरे साल में 10 टन गोबर डालना है। 250 का डबल 500 किलोग्राम आपको सुपर फास्फेट डालना है। आपको 160 किलोग्राम यूरिया डालना है। ये 3 खाद आपको अपने तालाब में डालने हैं। और जब आप सबसे पहले बच्चा छोड़ते हैं, पानी भरा, चूना डाला, पानी भरा, और उसके बाद आपको ये तीनों की तीनों चीजें आपको तालाब में आधी मात्रा में डालनी। 5 टन गोबर, 250 किलो सुपर फास्फेट, 80 किलो यूरिया, ये डालना, और डाल के आपको पानी भरना शुरू करें। और उसके बाद 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद आपका तालाब पानी में बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो ये आपको डालना ही डालना। फिर जो बची मात्रा इसकी 5 टन, 250 किलो, 80 किलो, ये आपको फिर अगले 11 महीने तक इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के थोड़ा हर महीना या 15 दिन में आपको तालाब में देते रहना। या तो आपको ये खाद दे दो, या इस खाद के बदले में अगर ये नहीं देना तो ये दे सकते हो। आपके तालाब में सबसे पहले 800 किलो गोबर, कच्चा गोबर, सॉरी यहाँ एक चीज मिस हो गई, आपको 80 किलो सरसों की खली, 10 किलो आपको सुपर फास्फेट, 4 किलो यूरिया, ये चारों चीजों को मिला के 24 घंटे के लिए पानी में सड़ा दें। थोड़ा पानी डाल के सड़ा दें, और उसके बाद तालाब में डाल दें। और फिर हर 15 दिन पे इसकी आधी मात्रा तालाब में डालते रहे। तो ये आपका बेस्ट जो फर्टिलाइजर का मैन्यूरिंग का तरीका ये हो जाता है। तो आप इसको डाल सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप। ये स्टेप खत्म हुआ, आपको बच्चा डालने से पहले क्या करना है। अब बच्चा जब डालेंगे तो बच्चा डालने के क्या क्या करना है। तो ये बच्चा डालने के टाइम के काम है। सबसे पहले पानी को देखना है आपको, पानी की जांच करनी है। पानी में जहर डाला था, खाद डाला था, पता नहीं क्या क्या डाला था, प्राकृतिक भोजन उसमें है या नहीं, ये जांच करनी है। आपके जो मछली का बच्चा आप डालने वाले हैं उसको बीमार तो नहीं है, उसकी जांच करनी। अगर बच्चा बीमार है या नहीं उसको उपचार तो करना ही करना है। फिर आपको बच्चा छोड़ना। ये आपकी टोटल आपकी जो एक्टिविटीज है, 5 एक्टिविटी आपको जो बच्चा तालाब में छोड़ना है, ये 5 एक्टिविटीज आपको करनी है। अगर आप इस प्रोटोकॉल को आपने फॉलो नहीं किया, आप डायरेक्ट ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ बच्चा छोड़ दिया, तो आपका बच्चा की कोई गारंटी नहीं है कि वो बचेगा। ठीक है, वो बच भी सकता है, वो 10% भी बच सकता है, वो 0% भी बच सकता है, वो 100% भी बच सकता है। वो मतलब हिट एंड ट्रायल हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये प्रोटोकॉल जो पूरा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना ही करना है। ये पूरी मैंने प्रेजेंटेशन आपको कल ग्रुप में डाल दी थी, वहां से डाउनलोड करके रख सकते हो आप। ठीक है, कल एडवांस में दे दी थी। तो ये सीक्वेंस आपका पूरा पूरा फॉलो करना है। ये प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इसको आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि पहले पहले ये कर लिया, ये कर लिया, कर नहीं, सीक्वेंस यही रहेगा। इस सीक्वेंस में आपको उसको फॉलो करना है। तो ये सीक्वेंस में क्या, सबसे पहले पानी की जांच करनी है। आपने जहर डाला, कोई भी बुआ के डाला या कोई भी डाला, तो जांच करना लेबोरेटरी में। जब आप जांच कराओगे किसी भी जहर के इफेक्ट है या नहीं है, रेजिडुअल इफेक्ट है नहीं, पहली बात तो आसपास में लेबोरेटरी मिलेगी नहीं। एक तो काम, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। अगर मिल भी गई तो उसका आपको बहुत बड़ी पेमेंट करनी पड़ती है, हजारों रुपए में जाता है, 5-4 हजार रुपए भी लग सकते हैं आपको रेजिडुअल इफेक्ट उसके हैं या नहीं किसी पेस्टिसाइड के, वो करने के लिए।
तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके जिस तालाब में आप काम कर रहे हैं उसमें आप 4 बांस गाड़ दें। 4 बांस गाड़ के ऐसा से हापा बनवा लें। हापे का मतलब ये होता है जो 5 साइड से बंद है और एक ऊपर से खुला है, ये हापा हो गया। आप ओपन हापा बोलते हैं इसको। अब इस ओपन हापा लगाओ बांस पे और कहीं नदी नाले से 4-5 बच्चे पकड़ के इसके अंदर डाल दो। 24 घंटे तक बच्चा देखो कि वो जी रहे हैं या मर रहे हैं। अगर आपके बच्चे 24 घंटे तक जिंदे हैं तो इसका मतलब जो भी आपने जहर डाले थे आपके तालाब में, मछली कंट्रोल करने के लिए या कीड़े के लिए या कुछ और करने के लिए, तो उसका असर खत्म हो चुका है। आपका तालाब अब पूर्णतः उपयोग के लिए तैयार है, आप उसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं है तो फिर वेट करो आप 5-4 दिन के बाद फिर दोबारा टेस्ट करो। तो इस तरीके से आपको करें, इसका आपको पैसा भी बचेगा, आपको 100% कंफर्मली आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, भोजन। मछली को मैंने कहा था कि इस संसार में कोई भी मछली है, कोई भी बच्चा है, जब वो हैचलिंग स्टेज पे है, जब तक उसका हैचलिंग स्टेज पे है कि वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, 3 दिन का बच्चा है, स्पॉन है, जब तक उसका मुंह प्रॉपर नहीं खुलता, उसका आपको मालूम कि इतना 6 mm का 7 mm का तो बच्चा होता है, उसके मुंह का साइज क्या होगा? वो प्राकृतिक खाना ही ले सकता है, वो आपका आर्टिफिशियल डाइट नहीं ले सकता। वहां पे तालाब में आपके जब बच्चा डाल रहे उससे पहले प्राकृतिक भोजन वहां पे होना चाहिए। अगर पहले 3 दिन तक बच्चे को प्राकृतिक भोजन आप दे देते हैं तो बच्चे की जो जीवितता दर है वो 80+ हो सकती है। अगर वो भोजन नहीं है तो वो आपका 0 भी हो सकता है, क्योंकि वो खाना नहीं खाएगा तो उसके तो खत्म है। कैसे सर्वाइव करेगा उस लेवल पे, जब उसको 10% क्या 20% तक खाना चाहिए उसको बॉडी वेट का, और उसको 0 मिलेगा तो मर जाएगा उसके। तो आपको भोजन में कई जांच करनी। अब जांच करने के वही तरीके, आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, कहाँ करें? तो आप ऐसे जैसे इसने ग्लास लिया हुआ है, ग्लास में पानी भरें, उसका देखें सबसे पहले तो उसका लाइट ग्रीन कलर होना चाहिए। ठीक है, जब धूप की तरफ करके देखोगे, सूर्य की तरफ करके लाइट ग्रीन कलर नजर आना चाहिए। फिर दूसरा जब आप देखोगे आपको यहाँ पे लाखों में छोटे छोटे जो कुछ हिलता हुआ नजर आएगा। आप उसकी आकृति क्या है, उसका साइज क्या है, उसका कैसे है, उसकी शेप क्या है, कैसा मुंह है, कैसे उसके पंख है, कैसा है, वो तो पता नहीं लगेगा आपको, लेकिन कुछ ना कुछ हिलता आएगा, आपको महसूस होगा। तो उसका मतलब है कि आपके वहां पे छोटा छोटा ओरिजिनल जो खाना चाहिए था, जो खाद से डालने से सबसे पहले पैदा होता है, वो आपके तालाब में भरपूर है। तो आप उस तालाब में बच्चा डाल सकते हो, ये आपका पक्का होगा। अगर ये आपको नजर नहीं आता तो आपको आपका इसका मतलब आपने जो मैनरिंग है, आपको फर्टिलाइजेशन है, आपने प्रॉपर नहीं किया, तो आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। पर अगर संभव नहीं है रिपीट करना तो आपको क्या करना, फिर क्या करना, फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है, सरसों का तेल और अंडा, मुर्गी का, बत्तख का, जिसका भी अंडा मिले उसको मिक्सी में अच्छी तरह घुमा के उसका पेस्ट बना के, उसको एक कस्टर्ड बोलते हैं, वो पानी पे स्प्रे करते रहे दिन में 3-4 बार, उससे कुछ सारा मिलेगा, उसको बच्चा खा के बच सकता है 2-3 दिन तक। या फिर आप मक्का का बहुत बारीक आटा पीसते, मक्का का, गेहूं का नहीं, मक्का का आटा, पीले वाली मक्का का आटा बहुत ज्यादा बारीक पीस के उसको पानी के ऊपर डस्ट की तरह दिन में 3-4 बार डाल दें। उससे क्या होगा, उसको बच्चा खा सकता है, बहुत फाइन पार्टिकल अगर आप कर देंगे। क्यों? उस बच्चे की जो आदत होती है खाने की, वो उसी चीज को खाता है जो पानी में हिलता है, जो हिलता हुआ रहता है उसको खाता है, उसको लगता है कि हिल रहा है, कोई कीड़ा है, मकोड़ा है, उसको खा ले। ऐसे ही जब मक्का का आटा आप पानी की सतह के ऊपर डालेंगे बहुत बारीक फाइन पाउडर करके, वो धीरे धीरे जिग जैग ऐसे 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 करते पानी के अंदर नीचे तली में बैठेगा। ठीक है, जब बैठेगा बच्चे को महसूस होगा कुछ हिल रहा है, कुछ प्राकृतिक चीज है, तो उसको वो खा लेगा। और उसमें फैट की कंटेंट बहुत होता है मक्का में, आपको मालूम है, तो वो उस लेवल पे वो अच्छा होता है, उसके लिए भोजन अच्छा काम करता है। तो 3 दिन तक आप उसको खिला के भी आप काम चला सकते हो, तो मजबूरी में आपके पास ऐसा करना पड़ेगा। फिर दूसरा, बच्चों की स्वास्थ्य की जांच करनी है। आपका बच्चा बीमार है या नहीं है तो जांच करनी पड़ेगी। तो जांच करने में सबसे पहले तो बच्चा देख के आपको पता लग जाता है बीमार है नहीं। आप किसी कांच के ऐसे बर्तन में डाल लें तो आपको पहले तो बच्चा बिल्कुल चमकदार रंगदार जैसे नजर आ रहा है, बिल्कुल शाइनिंग वाला होना चाहिए, डल कलर नहीं होनी चाहिए उसके लिए। दूसरा, वो चुस्त होना चाहिए, उस्मानिया उसका फ्लो होना। वो कैसे? जब आप इसको यहाँ पे एक उंगली के नाखून जोर से मारोगे तो यहाँ पे 2 रिएक्शन आएंगे नॉर्मली बच्चे को। एक तो रिएक्शन ये आएगी कि बच्चा सारा जहाँ पे आपने स्ट्राइक किया, इस बर्तन के ऊपर यहाँ स्ट्राइक किया, सारा बच्चा आके यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। या दूसरा ये हो सकता है यहाँ से बच्चा एक फनल जैसे होती ना, तो चौड़ा ऐसे ऐसे होकर दूसरी तरफ जाएगा,
तो ये दोनों सिचुएशन आपको बता देंगे कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, वो बीमार है या नहीं है। जब बच्चा इकट्ठा होता है पास में आकर, उसका मतलब बच्चा हेल्दी नहीं है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जब दूर भागता है उसका मतलब बच्चा हेल्दी है। एक चीज होगी, ऐसी जांच होगी आपकी। दूसरा, उसके शरीर पे 3 तरह के कोई निशान नहीं होना चाहिए। तो कौन से 3 रंग है? लाल रंग, सफेद रंग और काला रंग। कोई भी बीमारी होती है आपकी मछली की, उसमें केवल तीन तरह के निशान आते हैं याद रखिए। अगर बाह्य सिम्टम उसके बाद उसकी बॉडी में कोई सिम्टम आता है तो 3 कलर के सिम्टम्स आ सकते हैं उसमें। तो तीनों कलर का कोई भी निशान आपके बच्चे की बॉडी पे नहीं होना चाहिए, केवल एक स्थान को छोड़ के। ध्यान रखना, कतला रोहू मृगल का जो बच्चा होता है, जब वो फिंगरलिंग स्टेज से छोटा होता है, फिंगरलिंग से कम होता है, तो उसकी शरीर पे एक काला निशान होता है। वो कहाँ होता है? जहां पे उसका शरीर, ये वाला हिस्सा जहां शरीर और पंख जुड़ता है, वहां पे एक छोटा सा काला निशान होता है। इसके अलावा उसके शरीर पे कहीं पे भी कोई काला निशान नहीं होना चाहिए। अगर कोई काला निशान है या लाल है या सफेद है तो उसका मतलब उसके मछली को कोई ना कोई बीमारी पक्की है। फिर है, मछली के बच्चे को बीमारी है या नहीं है, ये आपको कुछ नहीं दिखा हो, ठीक है, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा डाल दो तालाब में उठा के, नहीं। हो सकता है आप जहां से लेके आए हैं, जो आप वहां पे जाल यूज किए हैं या पैकिंग मटेरियल यूज किया, उसके साथ कोई जर्म, कोई बैक्टीरिया, कोई दूसरी बीमारी मछली को लगी, उसके अभी सिम्टम नहीं आए। सिम्टम आने में कुछ टाइम लगता है, 2 दिन 4-5 दिन सिम्टम लगेगा। तो इसलिए उसको, मछली के बच्चे को पहले ट्रीटमेंट देना है। और ट्रीटमेंट देने के जो तरीके हैं, 2 हो सकते हैं। या तो आप पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवाई बोलते हैं, उसकी डीप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। या वो नहीं है आपके पास तो आप नमक का घोल बना लें। नमक का घोल कितना, 10 लीटर पानी में 200 ग्राम नमक डाल दें, और नमक का 200 ग्राम डाल के उसको 2-3 बार डीप ट्रीटमेंट देके और आप तालाब में छोड़ दें। कोई भी उसकी बॉडी पे अगर कोई जर्म है, कोई भी बीमारी है, कोई कीटाणु है उसके, वो ठीक हो जाएंगे। ये हो गया आपका उसके स्वास्थ्य की जांच के बाद उसको ट्रीटमेंट का। फिर मछली के बीज का संचय, कितना बच्चा डालें। अब बच्चा डालने की जो बात है, कितना बच्चा डालें, वो निर्भर करता है कि आपका जो प्रबंधन है, जो आप इनपुट है आपके, क्या क्या देंगे। आप मछली को खाद डालोगे, आप मछली को भोजन दोगे, आप मछली के तालाब का पानी बदलोगे, आप मछली के तालाब में हवा का पंप लगाओगे, आप क्या क्या करने वाले, उस पर निर्भर करता है। मैं ये कहता हूँ कि जो सिंपल तरीका जब बोलते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वाला तरीका, जहाँ पे ना तो हम उसमें पानी बदलने वाले हैं, ना ही उसमें कोई हवा का पंप लगाने वाले हैं, केवल थोड़ा सा खाद डाला है, खाना खिलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। तो उस हालात में आपका जो प्रोडक्शन टारगेट करते हैं हम, 3 से 4 टन पैदा करनी है, तो वहां पे आपको करना 6000 से लेके 7000 तक आपको बच्चा डाल सकते हो। और बच्चे का जो साइज है 10 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर का साइज होना चाहिए। अब इसकी तो आप कहोगे ये तो साइज मेरे पास है ही नहीं, क्या करूं? फिर इसकी जगह छोटा फ्राई डाल दो, 1 इंच का फ्राई डाल दो। लेकिन जब 1 इंच का फ्राई डालोगे 20 से 25,000, ठीक है, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। पर जब आप ये कहते हो कि मैं तो अपने तालाब में, तो अपने तालाब में मैं तो खाना भी खिलाऊंगा, खाद भी डालूंगा, पानी भी बदलूंगा और हवा का पंप भी लगाऊंगा, तो उस केस में आप प्रोडक्शन 15-20 टन तक भी ले सकते हो। तो वहां पे आपको क्या करना, जब ऐसा हालात आता है 20 से 25,000 फिंगरलिंग आप डाल सकते हैं उस तालाब में, उससे आपकी पैदावार उस लेवल पे चली जाएगी। लेकिन आपको 1/3 पानी हर महीना बदलना है, डेली खाना देना है, सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे हवा का पंप चलाना है। तो जब आप इतना डाल सकते हो। अब डालना क्या क्या है, आपको मैंने कहा था कि आपको कम से कम 3 मछली तो आपको डालनी है, कतला, रोहू, मृगल, 3 तो डालनी है। पर अगर आपके तालाब में दूसरी दिक्कत है, काजी है या पौधे हैं, तो उस हालत में आपको सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प को भी डालना है। अलग अलग रीति में आपको ये संचय की दर अलग रहेगी, जो निर्भर करता है कि आप कैसा काम करने वाले हैं। ये था आपका बच्चा डालने का टाइम। अब इसके बाद आता है आपका, उसके बाद क्या करना, उसके बाद फिर हम 3 काम करते हैं। एक तो डेली, आप लिख के ले लो, सारे क्वेश्चन बाद में ले लेंगे हम, ठीक। तो प्रतिदिन कुछ काम करने होंगे हमारे को, सप्ताह में भी कुछ काम करने पड़ेंगे, हर महीना कुछ काम करने पड़ेंगे। जब तक हम पूरा साइकिल 11-12 महीने का पूरा करेंगे, उसको भी हम ये प्रतिदिन के, साप्ताहिक और मासिक एक्टिविटी रहेंगी। जो अब डेली एक्टिविटी है क्या रहेगी, सबसे पहले जो मछली है उसको 2 से 3% उसके जो बाहर है
सपोज आपने आज मछली का बच्चा डाला है और उसका वजन है 2 क्विंटल, 2 क्विंटल का आपको डेली उसमें 4 से 6 किलो खाना आपको खिलाना है। 1 महीने तक डेली आपको 4 से 6 किलो खाना 1 महीने तक खिलाना है। फिर भोजन की मात्रा तो बढ़ानी पड़ेगी। फिर उसको बीच बीच में मछली का वजन देख लें कि कहीं कितना बढ़ रहा है। जितना बढ़ रहा है, पहले 2 क्विंटल डाला था, अब उसको 4 क्विंटल हो गया, तो 4 क्विंटल के लिए आपको कितना डालोगे, 8 से 12 किलो भोजन ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। अगर आपने ग्रास कार्प डाली है तो डेली आपको ग्रास कार्प को भी आपको घास डालना। ग्रास कार्प अगर तालाब में घास है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से खाती रहेगी। पर मैंने कहा था कि सुबह से जब तालाब में घास नहीं है उसके बाद भी 100-200 ग्रास कार्प डालनी चाहिए। आपको मछली की एक्सरसाइज कराती है, सफाई रहती है। तो उसके लिए क्या घास डालें बाहर से, आप बरसीम डाल सकते हो, लहसुन डाल सकते हो, मूली का पत्ता डाल सकते हो, गोभी का पत्ता डाल सकते हो, गाजर का डाल सकते हो। जो भी या जानवरों को चारा देते हो वो चारा आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मछली को वो डेली उसका चारा देना, उसको भोजन देने का समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला पॉइंट, भोजन देने का समय, भोजन देने का स्थान और भोजन का प्रकार, ये तीनों में आपको फ्रीक्वेंट बार बार परिवर्तन नहीं करना। मछली को ये तीनों चीजें सीखने के लिए 1 सप्ताह लगता है। 1 सप्ताह आपने इस कोने में खाना दे दिया, 1 सप्ताह हुआ यहाँ खिलाते रहे, फिर 1 सप्ताह के बाद यहाँ खिलाना शुरू कर दिया, 15 दिन यहाँ खिलाया, फिर यहाँ चले गए, फिर खिलाया थोड़ा 15 दिन के बाद यहाँ। वो चेंज नहीं करना। मछली की एनर्जी का लॉस होता है, आपके खाना बेकार जाता है, तो मछली को बहुत दिक्कत आती है, बढ़वार अच्छी नहीं मिलती। इसलिए मछली को जहां भी खाना देना है वो कभी चेंज नहीं करना चाहता। टाइम भी कोशिश करना, सुबह अगर टाइम देते हो, शाम को भी देते हो, तो सुबह भी एक टाइम का रेंज रखो, 1 घंटे का रेंज रखो, उसमें देना है। शाम को भी ऐसे। नहीं तो आपने खाना दिया, मछली आई, आप 7 दिन के बाद जाना जहां आप खाना देते हो, मछली खाना दोनों दो वहां उस कोने में आ जाएगी, कुछ टाइम वेट करेगी तो चले जाएगी, दोबारा लौट के नहीं आएगी फिर आपके उस टाइम पे। इसलिए मछली का टाइम स्थान नहीं बदला। ऐसे ही खाने का मछली स्वाद भी बार बार नहीं। अगर मक्का खिला रहे तो मक्का खिलाएं, चावल खिलाए चावल, भूसी तो भूसी, फैक्ट्री का तो फैक्ट्री। खाने की जो प्रकार है उसे बार बार नहीं बदलना है। 1 सप्ताह में क्या करना, आपने तालाब में गोबर डाला था, आपने मछली को भोजन भी खिलाया था, मछली की भोजन भी बचा वहां पे, उसकी पोटी भी किया, तो ये जितनी भी ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें तालाब में आया है वो आपके तालाब में सड़ के तली में बैठता है। जब वो तली में बैठता है तो आपने देखा होगा एक जैसा ग्रीस होता है ना, एक तैसी बन जाती है, एक परत बन जाती है। अब वो जो परत बन गई उसका मतलब है कि वो पानी का और मिट्टी का संपर्क को बीच में दोनों को काट देती है। जब वो दोनों को काटती है तो क्या होगा, जो पानी में ज्यादा चीज है पानी में रहेगी, नीचे रहेगी, पानी में वो मिट्टी में प्रदूषण का काम करती है। तो आपको यहाँ क्या करना है कि आप इस कोने पर, इस कोने पर, तालाब के दोनों कोनों पर खड़े हो जाएं, एक रस्सा ले लें और एक रस्से में छोटे छोटे ड्रॉपलेट 1-1 मीटर के और रस्सियां बांध दें उसमें, और उसमें पत्थर बांध लें, नट बोल्ट लगा दें। तो एक बार इधर आ जाए तालाब से, एक बार उधर, तो उससे क्या होगा, पूरे तालाब की जो तली है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। वो जो नीचे ग्रीस टाइप की लेयर बनी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं रैकिंग बोलते हैं। तो उससे आपकी पैदावार जो है उस पर कोई डिस्टर्ब हो नहीं आएगा, वाटर क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन रहेगी। पेड़ और पौधे अगर बहुत बड़े वाले पेड़ हैं तो उनके तने अगर बढ़ते हैं तो उन्हें काट छाट हर सप्ताह करते रहना चाहिए। तालाब के बांध में अगर कोई टूट फूटा है उसका भी आपको मेंटेनेंस रेगुलर कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर हर महीना क्या करना है आपको, हर महीने में मछली के स्वास्थ्य की जांच करनी है। ऐसे जाल चलाया, जाल चला के देखना कि उसे मछली में कोई बीमारी तो नहीं है, पैरासाइट, बैक्टीरिया, फंगस, जो भी आप पहचान सके तो ठीक है, नहीं पहचान सके तो किसी भी, अगर आपको लगता है कि लाल काला सफेद धब्बा है या कोई परजीवी लगा हुआ है तो किसी जानकार से आप पूछ के उसका ट्रीटमेंट करा सकते हो। ऐसी मछली को जब जाल खींच के आप लेके आते हो साइड में, उसको हमेशा ट्रीटमेंट देना, ऐसे नहीं छोड़ना। उसको लाल दवाई का या नमक की घोल का उसको ट्रीटमेंट देके ही छोड़ना। और फिर हर महीने जो मैंने कहा था जो डोज है आपका 50% का, तो उसको हर महीना फिर उसका खाद का डोज देना है। तो ये आपकी पूरी एक्टिविटीज चलती रहेंगी, तो इससे आपका पूरा एक साइकिल है जो प्रोडक्शन का, ये साइकिल आपका चलता रहेगा। तो ये लास्ट जो स्टेप आता है अभी आपका, ये सब कुछ करने के बाद सारे मैनेजमेंट के स्टेप आता है, तो फिर प्रोडक्शन का आता है। मछली का बच्चा आप किसी भी जात का डालें, 1 का डालें, 2 का डालें, 20 का डालें, 10 का डालें, वो बच्चा कभी भी, इवन के एक मछली का बच्चा एक जात का भी एक जैसा नहीं बढ़ेगा। कोई बच्चा 6 महीने में आधे किलो का हो जाएगा, कोई 4 महीने में हो जाएगा, कोई 1 साल में होगा। मतलब उनका जो वृद्धि की दर है सब बच्चे के अलग अलग होगी। उसके बहुत सारे कारण अगर हैं तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाए तो जेनेटिक्स के कारण भी हो सकती है,
एनवायरमेंट के कारण बहुत सारी दिक्कत होती है, आप मानोगे बहुत वेरिएशन आता है। इसलिए आपको क्या करना है कि सबसे बेस्ट जो फार्मिंग सिस्टम माना जाता है, अगर आप बहुत लार्ज फार्म नहीं है आपके पास 10, 20, 50 हेक्टेयर का फार्म नहीं है, तो वो केस तो अलग है कि आपको एक साथ हार्वेस्ट करना पड़ेगा। नहीं, अगर आपके पास एक तालाब 1 हेक्टेयर का, 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर का तालाब है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए हमेशा कि जैसी मछली आपकी आधी किलो की होती है तो आपको उसको निकालना शुरू कर देना चाहिए। हर सप्ताह निकाल लें या हर 15 दिन में निकाल लें, जाल लगा के बड़े साइज के जाल लगा दें जिसमें बड़ी बड़ी मछली आए, उसको निकालें और एक नोट कर लें कि आज मैंने पूरे तालाब में से 5 क्विंटल मछली निकाली, और इस सप्ताह में या इस 15 दिन में ये 5 क्विंटल मछली थी। 5 क्विंटल में 100 कतला थे, 100 रोहू थे, 50 मृगल थे, तो 250 मछली थी। 250 मछली निकाल ली। अब 250 मछली निकालने के बाद वहां स्पेस तो हो गया आपके पास, वो स्पेस हो गया तो आप इसका हमेशा खाली रहेगा और आप 1 साल तक ऐसे करते रहेंगे तो नुकसान हो गया। तो जो स्पेस हुआ उसके बाहर जो आपका एक तालाब के पास में एक छोटा खड्डा बना के रखें, उसमें कुछ बच्चा रखें, उसमें बच्चा 250 बच्चा निकाल के इसमें डाल दिया। ऐसे निकाल दिया तो आपके पास इसमें 2 चीज पैदा होगा। एक तालाब में आप एक साइकिल को 4 से 5 साल ले सकते हैं। सबसे फायदेमंद जो कल्चर होता है रेगुलर कल्चर, रेगुलर हार्वेस्टिंग आती है, उस साइकिल को आपको 4-5 साल तक चला सकते हैं। 4-5 साल के बाद आपको बॉटम वगैरह सफाई करना है, आप तालाब खाली कर सकते हैं। अब यहाँ फायदा क्या हुआ, अगर आप डेली थोड़ी थोड़ी मछली निकालेंगे, हर सप्ताह निकालेंगे, तो आप मछली को लोकल बेच सकते हो। मैंने कल भी बात की थी, अगर लोकल बेचेंगे तो लोकल बेचने से क्या होगा, फिशरमैन पकड़ने वाले कम लगेंगे, पकड़ाई का पैसा कम लगेगा, बर्फ का पैसा नहीं लगेगा। बर्फ का पैसा नहीं लगेगा, मछली जिंदा बिकेगी, जिंदा पैसे के पैसे ज्यादा मिलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं मिलेगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, जब आप पूरी मछली को, अगर आपका 1 हेक्टेयर का तालाब है, 5 टन या 10 टन मछली है, उसको अगर आप हार्वेस्ट एक साथ कर लेते हो और मंडी में लेके जाते हो, मंडी में गड़बड़ हो जाती है, फिर क्या करोगे। आपने बात की थी 100 रुपए किलो या 200 रुपए किलो, मंडी में जाने के बाद आपको जो बायर है वो बोलेगा मैं तो आपको 50 रुपए किलो देता हूँ, क्या बिगाड़ोगे आप उसका। गेहूं की बोरी तो है नहीं, लाके दोबारा गोडाउन में रख दोगे, आपको या तो 50 रुपए में बेचनी पड़ेगी, या बाहर आके फ्री में बांटनी पड़ेगी, या आपको नाले में फेंकनी पड़ेगी। मछली दोबारा नहीं बच सकती, आप उसको कोल्ड स्टोरेज वगैरह करके लंबे टाइम तक नहीं रख सकते। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आपको ज्यादा पैसा लेना, ज्यादा पैसा मिलेगा, आपको मंडी के खर्चे बचेंगे 50 रुपए किलो के, कम कम लगेंगे वहां मंडी की फीस ये वो, और आपके हमेशा कंट्रोल रहेगा, रेगुलर इनकम आपके पास आएगी। दूसरा एक रेगुलर इनकम आएगी, नहीं तो एक दिन में बेचे आप 5 रुपए 10 लाख रुपए बेची, इधर उधर खर्चा किया, सारा पैसा खत्म 1 महीने में 2 महीने में, फिर पूरे साल कुछ नहीं। तो पूरे रेगुलर इनकम के लिए आपको ये रहेगा। तो मेरा अभी यहीं पे मैं खत्म करता